हो गया स्टार्ट। रिकॉर्डिंग मैसेज मिला? हाँ ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्कशंस है। म्यूचुअल फंड में सीखना जो था सर, हम लोग सीख गए। मतलब कहने का मतलब यही है कि म्यूचुअल फंड के बारे में जो स्पेशल मतलब चैप्टर वाइज नॉलेज गेन करना था, उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कशंस किए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सर कि जैसे कि अगर आप देखते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जिनको करना होता है, या फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर बनो, या फिर आप NISM क्रैक करके म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लो, या फिर सिंपल एग्जाम क्रैक करना हो, नॉलेज तो इन एवरी केस यू मस्ट हैव, ठीक है, आपको चाहिए। तो व्हाट इज द क्वेश्चन सर? तो क्वेश्चन ये है कि जब आप एक म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज गैदर करते हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब हम लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए थे, आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली 4 मंथ्स एगो, ठीक है, 3-4 मंथ्स एगो, तो उस टाइम पे एक स्पेशल पॉइंट में डिस्कशन हुआ था, दैट इज पर्सनल फाइनेंस। याद है ना? बिकॉज म्यूचुअल फंड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, है ना? म्यूचुअल फंड क्या है? पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा एरिया है ना? मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपना जो फाइनेंस है, अपना जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आप लोग डेवलप करना चाहते हो, इसके कारण लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, ताकि वो क्लाइंट को पर्सनल फाइनेंस में डेवलप कर पाए, या फिर आपका फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। इन सिंपल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब आपको कुछ इस तरह से अपने पैसा को मैनेज करना चाहिए, आपका फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर जगह में पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा को ग्रो कर सकते हो, इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जरूरी जो टारगेट है उसको फुलफिल कर सकते हो। अगर आप ऑलमोस्ट हम लोग सर चैप्टर नंबर 24 में आ चुके हैं, और एज यू कैन सी हियर, अच्छा स्क्रीन शेयर है सर? प्लीज एक बार कंफर्म करो ना। तो जस्ट एक बार आप लोग इतना चीज देखो, जैसे ये देखो म्यूचुअल फंड NISM का जो सिलेबस है, अगर मैं यहाँ से भी आपको बताऊं, या जहाँ से भी, मतलब जो नोट्स हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, फिर हम लोग धीरे धीरे स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे काफ़ी बात की है, ठीक है। लीगल रेगुलेटरी एरिया जो है सर, ये बेसिकली सेबी रिलेटेड जो और AMFI रिलेटेड एरिया है, इसके बारे में मैं सिक्योरिटी लॉ में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, जो लोग स्पेशली CS एग्जीक्यूटिव लेवल में क्लास करते हो। अच्छा, इसके साथ साथ NAV, टोटल एक्सपेंस रेशियोज वगैरह, ये सब कैसे काम करता है, दिस आर अ वेरी नॉर्मल डे टू डे मैटर, ये सब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो व्हाट इज द कैच? मेन पॉइंट क्या है सर? मेन पॉइंट ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, पर्सनल फाइनेंस से म्यूचुअल फंड का जर्नी एक्चुअली चालू होता है। पर्सनल फाइनेंस से मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू से हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, या फिर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर, आप जब किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में गाइड करोगे, तो आप उसका फाइनेंस को कैसे बिल्ड करोगे। इवन मुझे याद है सर, जब हम लोग स्टार्टिंग टाइम पे क्लास स्टार्ट किए थे म्यूचुअल फंड का, तब हम लोग सर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे सर, कि आपके पास आज जो पैसा है सर, फ्यूचर में से फॉर एग्जांपल मुझे जितना याद आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग सर एक 5-7 करोड़ का एक कैपिटल या कॉर्पस, ठीक है, 5 to 7 करोड़ के आसपास का एक कैपिटल मैनेज करने का कोशिश कर रहे थे, वो भी मंथली मंथली 20,000 या 10,000 एक्सपेंस के थ्रू से। मतलब अगर आप एवरी मंथ 20,000 15,000 रेडी कर पाते हो, और अगर आप 2045 के आसपास रिटायर करते हो, तो आप किस तरह से आपका फंड को 2045 या 2050 में जब आप रिटायरमेंट करोगे, ठीक है, तब आप अपना लाइफ को स्मूथली कैसे चला सकते हो, तब आप अपना लाइफ को स्मूथली कैसे चला सकते हो। और इसके बारे में मैं आपको इंडियाज वेल्दी, मतलब जो भारत में वेल्दी पर्सन होते हैं, ठीक है, मतलब अल्ट्रा रिच, ठीक है, अल्ट्रा रिच लोगों का हैबिट क्या है वो भी मैं बताया था, ठीक है। मतलब अल्ट्रा रिच जो पर्सन होते हैं सर, उनके अंदर कुछ तो स्पेशलिटी होता है ना, जो बाकी लोगों से थोड़ा हटकर होते हैं, ठीक है।
कोई बोलेगा नहीं नहीं अपने पापा का पैसे से नहीं सर, पापा के पैसे से कोई रिच नहीं बन सकता। जो सिर्फ पापा का पैसा देखता है, मतलब पापा का पैसा इन द सेंस पेरेंट्स का पैसा, जिसका नजर सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसे पे है ना, वो दिन दिन गरीब बनेगा सर, वो बड़ा नहीं बन पाएगा। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा इजीनेस आएगा, बट अगर सिर्फ वो पेरेंट्स के पैसे पे ही दिमाग लगा के रखे और उसको ग्रो करने के बारे में मतलब मेंटेलिटी ना बना पाए, तो फिर मुश्किल ये है सर कि उनका पैसा नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात किए थे कि इंडियाज वेल्दी लोग क्या करता है, ठीक है, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, ठीक है, नेट वर्थ, ठीक है। तो इस तरह का जो पर्सनालिटीज है अपना एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, इक्विटी में कितना पैसा रखता है, बॉन्ड में कितना पैसा रखता है, रियल एस्टेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, दिख रहा है ना सब, ये सब हो चुका है। एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग लेक्चर्स फॉलो करो, आपको मिलेगा, ठीक है। गोल्ड में कितना एलोकेट करता है, प्राइवेट इक्विटी में कितना करता है, लग्जरी इन्वेस्टमेंट में कितना करता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी फेमस केस स्टडीज था एक, अगर चाहो तो आप म्यूचुअल फंड का मोस्ट प्रॉब्ली 3 या थर्ड फोर्थ लेक्चर्स, फर्स्ट 5-6 लेक्चर्स फॉलो करोगे, आपको शायद मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉइंट सर, पॉइंट कुछ ऐसा है कि सिंपल बात है कि सर म्यूचुअल फंड का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है सर, अपना खुद का फंड को ग्रो करना है, ठीक है, अपना खुद का फंड को ग्रो करना है, और कोई ऑब्जेक्टिव इसमें है नहीं, ठीक है। तो अपना फंड को ग्रो करना है, इसके लिए हम लोग अभी तक म्यूचुअल फंड का बैकग्राउंड, पर्सनल फाइनेंस क्या है, मतलब आप अपना पर्सनल फाइनेंस को टीबीएम टेक्निक के थ्रू से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस फाइनेंशियल टेक्निक। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्पेशल क्लास भी करते हो, ठीक है, एज पर योर मतलब सिलेबस सीए सीएमए के लिए, या फिर जो लोग सिर्फ अपने नॉलेज के लिए करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीबीएम के बारे में सबसे पहले बात करता है। और जब आप टीबीएम के बारे में बात करते हो, तब आप ये भी समझते हो वहां पर कि आज आपके पास जो पैसा है, कल अगर वही पैसा आपके पॉकेट में है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन इतना हाई है, मतलब सिंपल बात है सर, 100 रुपीज टुडे, 100 टुडे इज नॉट द सेम अमाउंट, इज नॉट द सेम वैल्यू, ठीक है, 100 टुडे इज नॉट द सेम वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, इफ देयर इज एन इन्फ्लेशन। मतलब अगर चाहे वो इन्फ्लेशन 5% हो, जो स्टैंडर्ड है, अगर थोड़ा हाई लेवल में जाता है फॉर द कंट्री लाइक अस, मतलब इंडिया जैसा कंट्री में 7% जैसे करंट रेट चल रहा है, 10% हो जाए, मतलब इंडिया इंडिया जैसा कंट्री के लिए बहुत चिंता, ठीक है। मतलब 100% आज और 100% नेक्स्ट ईयर अगर इन्फ्लेशन इज देयर, सो इट्स नॉट द सेम थिंग। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको वही सिखाता है सर कि कैसे इन्फ्लेशन के साथ अपना पैसा को मैनेज करना है। अब ये मैनेजमेंट सर क्या बैंक फुलफिल कर सकता है, क्या बैंक मेरा पैसा ग्रो कराता है सर? सर बैंक हार्डली इन्फ्लेशन के साथ होता है, हार्डली, मतलब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 7% है, क्या कोई बैंक 7% एफडी ऑफर कर रहा है सर आजकल? जैसे करेंट इन्फ्लेशन 6 to 7% हाँ है, सर, अनेक कम। बैंक एफडी हार्डली 5.5, 5.6, am I right सर? हाँ, मैक्सिमम बैंक का एफडी ही चल रहा है आओ साढ़े कहने से पाँच सीनियर सिटीजन बोलছেন আপনি। अच्छा, ये सीनियर सिटीजन का है, ठीक है, मतलब 5, 5.5, अभी रिसेंटली रेपो थोड़ा बढ़ा है, कोई कोई बैंक थोड़ा सा मार्केटिंग कर रहा है एफडी रेट बढ़ाएगा ऐसा बोला है, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि 7% इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप अपना पैसा को अगर बैंक में भी रखते हो, तो बैंक आपका पैसा को नहीं ग्रो कर पाता, ठीक है ना, बैंक आपका फंड को ग्रो नहीं कर पाता। अगर आप आरबीआई के साइड में जाओगे तो आपको करेंटली बैंक का जो रेट है उसका आपको एक आइडिया लग जाए। तो आरबीआई रिसेंटली फिर से परसों रेपो चेंज किया, अनदर 5.5 इंक्रीज किया। रेपो इंक्रीज होता है तो लोन इंटरेस्ट बढ़ता है, बट एफडी रेट कम होता है, सॉरी एफडी रेट बढ़ता है, मतलब नॉर्मली यही ट्रेंड देखा गया है। एफडी रेट कहाँ मिलेगा मुझे, लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स, नहीं नॉट दिस वन, मार्केट ट्रेंड, रिजर्व रेशियोज, पॉलिसी रेट्स, ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कुछ एरिया बता रहा है, बट मुझे चाहिए बैंक एफडी वगैरह क्या दे रहा है, रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, हाँ यही टर्म डिपॉजिट रेट 5.3 से लेके 5.7 नहीं 75, ये नॉर्मली अभी करेंटली
बैंक का चल रहा है। अगर कोई बैंक थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे रहा हो तो वो बेसिकली उनका पर्सनल एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कमर्शियल बैंक का। बट ये एफडी रेट चल रहा है। टर्म डिपॉजिट का मतलब एफडी होता है, सेविंग डिपॉजिट 2.7 से 3% का रेट चल रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ये सब बैंक के बीच में जो ओवरनाइट लोन का काम चलता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि एज एन इन्वेस्टर आप आपका पैसा को बैंक में रख के या पोस्ट ऑफिस में रख के सोचते हो कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। बट अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ही 7% है, मतलब 100 रुपीज टुडे, 1 ईयर बाद ये 100 रुपीज 7% में बेसिकली कम हो जाएगा, अगर 7% रह जाता है तो, ठीक है। वैसे बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर 7% इंटरेस्ट है तो 100 टुडे का वैल्यू हो जाएगा 93 अप्रॉक्स, ठीक है। 93 अप्रॉक्स। ये मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ाया। और जो लोग फाइनेंस का मैनेज क्लास नहीं किया या इवन अगर आप म्यूचुअल फंड का भी स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स देखते हो तो वहां पर भी आपको मिलेगा सर। तो खेल क्या है सर? खेल ऐसा है, आपको फिर ऐसा कोई फंड ढूंढना पड़ेगा ना, जिसके कारण, या फिर ऐसा कोई जगह ढूंढना पड़ेगा जहां पर आप अपना पैसा को ग्रो कर पाओ, है ना सर? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक बात होता है सर, बहुत लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता है ना। बहुत लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, जैसे आप में से बहुत लोग हैं सर, मुझे पता है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते भी हैं, स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करता है, मार्केट में जॉब भी करता है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड एनालिसिस भी करता है। तो पॉइंट इज व्हाट सर? पॉइंट यही है कि स्टॉक मार्केट में जब आप जॉब करते हो, सॉरी मतलब इन्वेस्ट करते हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट कहने का मतलब ये है, स्टॉक मार्केट क्या सब कोई एनालिसिस कर पाता है? बिकॉज स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है। अब इसमें इतना सारा कंपनीज है, इतना सारा कंपनीज। अगर मैं सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में ही बात करूं, आपको क्या निफ्टी 50 के अंदर जितना कंपनीज है, एक सेकेंड, क्या हो गया? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है रे? एक बार बताओ तो। है सर। एक सेकेंड बोलो, थोड़ा सा मेरे हार्ट से प्रॉब्लम। स्क्रीन आउट हो गया ना अभी? है सर। जस्ट जस्ट सेकेंड सर, अभी दिखाता हूँ। बेसिकली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि देखो, म्यूचुअल फंड में लोग तब आते हैं ना, म्यूचुअल फंड में उनको आना चाहिए जब आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता। अगर खुद को समझ में आ जाता है तो फिर म्यूचुअल फंड में क्यों आएंगे, है ना? अगर खुद को ही समझ में आ जाएगा तो फिर म्यूचुअल फंड में आने का क्या जरूरत है? से फॉर एग्जांपल अगर आप जीरोधा कॉइन में जाते हैं, जैसे जीरोधा कॉइन जैसा और भी है जो डायरेक्टली आपको फंड ऑफर करता है, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ अलग अलग फंड के बारे में। ये क्या है सर? ये म्यूचुअल फंड सर, ठीक है। इसमें आपको इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड, वो सब अपने अपने जगह में है। मैक्स सारा फंड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका आप लोगों को, है ना। सारे फंड के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका सर, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ फंड के बारे में मैंने क्लास में ऑलरेडी बात कर चुका। अभी बस आपको ना ये एनालिसिस करना है कि जब हम लोग इक्विटी फंड चूज करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मैटर डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड, कॉन्सेप्ट ऑफ फंड एंड एनएवी, म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स कैसे रीड करना चाहिए, मैंने ये सब बात कर चुके सर। इक्विटी स्कीम मतलब इक्विटी फंड को कैसे देखना पड़ता है, मतलब इक्विटी फंड के अंदर क्या क्या होता क्या है, दैट इज द पॉइंट सर। जब हमें इक्विटी फंड सामने आता है तो फिर हमें इक्विटी फंड के अंदर क्या देखना चाहिए। या फिर अगर आप डेब्ट फंड का बात करो, ठीक है, डेब्ट फंड का बात करो तो डेब्ट फंड को कैसे देखना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स के बारे में भी मैंने बात किया। इंडेक्स फंड क्या होता है इसके बारे में मैंने बात किया। आर्बिट्रेज क्या होता है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। मेजरिंग म्यूचुअल फंड रिटर्न, अलग अलग रिटर्न कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड में आता है सर। रोलिंग रिटर्न क्या होता है, म्यूचुअल फंड में डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज होता है सर, एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स में अलग अलग डिफरेंट रेशियोज आता है, ठीक है।
फिर म्यूचुअल फंड में बेंचमार्किंग होता है सर, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी का निफ्टी 50, निफ्टी 500, सेंसेक्स 100, इस तरह का अलग अलग बेंचमार्क यूज किया जाता है। फिर मैंने रिस्क मेजरमेंट के लिए आप लोगों को म्यूचुअल फंड में बीटा कैसे काम किया जाता है, एसडी को कैसे डिसाइड किया जाता है, शार्प रेशियो क्या होता है, ठीक है, ये इसका भी मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने लास्ट वीक शॉर्टिनो एंड कैप्चर रेशियो में भी बात किया सर। मतलब कहा जाए तो इम्पोर्टेंट जो भी पैरामीटर है हम लोग ऑलरेडी इंडिविजुअल लेवल में कॉन्सेप्ट पूरा बात हुआ है सर, ठीक है। अभी क्या करना है सर, इक्विटी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कैसे करना है, बेसिकली रिकैप है सर, इन सिंपल अगर कहा जाए तो रिकैप है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा सर, आप जस्ट देखो, अभी देखो, अभी आपको मैं ये नहीं बताऊंगा सर कौन सा फंड आपको लेना चाहिए। देखो सर, सीखने का मतलब और रिकमेंडेशन का मतलब में फर्क होता है ना। अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो जब सीख रहे हैं, जब लर्निंग पीरियड में हम लोग हैं, व्हेन वी आर इन लर्निंग पीरियड, तो हमें लर्निंग में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग इतना सारा कैटेगरी के बारे में तो नॉलेज तो ले ही लिया, ठीक है। अभी सर मैं आपको बस इतना कहना चाहता कि जैसे मानो कि अगर आपको इक्विटी फंड लेना है, जो सबसे रिस्की फंड में से एक है। अच्छा, अभी इक्विटी के अंदर अगर हम देखें, इक्विटी में भी अलग अलग है, एनी, मल्टी कैप, इक्विटी लिंक, स्मॉल स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ठीक है, सेक्टोरल, थीमेटिक, फ्लेक्सी, लार्ज भी, डिविडेंड यील्ड, फोकस्ड, कॉन्ट्रा, अदर्स, अलग अलग उसके अंदर भी आपको मैंने बताया था। ये भी डिस्कस हो चुका है, जब मैंने इक्विटी स्कीम बताया तब उसके अंदर मैंने वो भी बताया। अच्छा, यहाँ पर एक मैं पॉपुलर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट मैं मल्टी कैप में क्लिक कर दूँ। अब जैसे मैंने मल्टी कैप पे क्लिक किया, आपको दिखाई दे रहा है सब कि जैसे आप देखो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 2 है, ठीक है। फिर आपका है एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई मल्टी कैप, बहुत सारा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और क्या है सर, एक्सिस मल्टी कैप, ठीक है, बहुत सारा दिख रहा है हमें, ज़्यादा हमें नहीं दिखना है, हमें किसी भी क्लिक करना है। चलो मैं निप्पॉन में क्लिक कर दूँ सर, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको एक गो थ्रू करा रहा हूँ। जब किसी को भी मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, वो बस सिंपल डायरेक्ट प्लान आजकल बहुत अवेलेबल है ना। अगर कोई रेगुलर भी लेता है तो भी बेसिकली जब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से लेता है तब रेगुलर के थ्रू से लेना पड़ता है, तब थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होता है, इसके बारे में मैंने बताया। आप लोग तो सर ऑब्वियसली डायरेक्ट पसंद करोगे, बट आप लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर का काम करोगे तब आप लोग उसी को रेगुलर में बेसिकली ट्रांसफर कर दोगे, या फिर आप अपने कमीशन बेसिस में भी काम कर पाते हो। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, यू ऑलरेडी नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मैं बार बार उस पर नहीं बात करूंगा। मतलब अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो, ठीक है, तो आपको कमीशन मिलता है सर म्यूचुअल फंड रिकमेंड करने से, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा आज के डेट में एक प्रोफेशन हो गया है सर, ठीक है। मेरा काफ़ी सारा स्टूडेंट मार्केट में ऐसा करता है सर, और वो लोग कुछ नहीं करता, एक फंड लोगों को रिकमेंड करता है और लोग उसमें एसआईपी भरता है, बदले में आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। पैसा लोगों को मिलेगा, आप बस एडवाइजरी का पैसा लो और क्या, ठीक है, या फिर रेफरल का पैसा लो। लेकिन पॉइंट इज दैट सर, जब आप रेफरल में आप पॉपुलर कैसे बनोगे, आप जो फंड रिकमेंड करोगे वो फंड में दम होना चाहिए, यस ना। ए बोझा जात से समझ में आ रहा है? है सर। है, यस सर। ओके सर, नाउ जस्ट लुक एट द निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो ये बहुत पॉपुलर फंड है, ठीक है। इसका करंट एनएवी देख रहे हैं आप, 166 करके करंट एनएवी चल रहा है। लास्ट दिन थोड़ा नेगेटिव रहा है, मतलब जिस जहाँ पर भी इसका इन्वेस्टमेंट है, वो जो जो फंड में इसका इन्वेस्ट मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, वो स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म किया है, तभी जाके ये नेगेटिव। लेकिन एक दिन नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन मतलब हमेशा नेगेटिव। अगर ऐसा होता तो 2013 से ये निप्पॉन का फंड चल रहा है, ठीक है, 2013 से लेके अभी तक इसका ग्रोथ देख सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट 1 ईयर में 19.4%, मतलब ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दिया है। अगर हमारे देश में 6 to 7% एवरेज इन्फ्लेशन चलता है, ठीक है, बैंक अगर आपको हार्डली 5 से 6% ही एफडी में इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो इस हालत में 20% रिटर्न, क्या बोलते हैं सर, बोलिए, अच्छा है कि खराब है? नो डाउट एक स्टैंडर्ड रिटर्न, बहुत ही स्टैंडर्ड है ना। मतलब आप स्टैंडर्ड बोलेंगे 20% रिटर्न, तो ऑब्वियसली गुड, इससे भी अच्छा होता है। इवन कुछ कुछ फंड तो 30% के आसपास भी रिटर्न जनरेट करने का पावर रखता है, 30-40%, मैंने ऐसा भी देखा सर, ठीक है। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस भी मैंने भी किया, स्टूडेंट्स लोगों को भी मैंने देखा करने के लिए, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी
रिसर्च करता रहता है, वही लोग मेरे को बताता है सर ये वाला देखो वो वाला देखो, तो इसी से मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया और ज़्यादा, मतलब हमेशा मुझे टाइम नहीं मिलता, आप लोगों को पता है क्लास के चक्कर में। तो जो भी है बात को समझे सर, यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ बोला, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, कितने का है, 11,000 करोड़ मैनेज कर रहा है। ठीक है सर, ये सब आप लोगों को पता चल गया ना कि ये सब होता क्या है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो सर एसआईपी के बारे में बात कर रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट में तो टोटल कितना पूल ऑफ फंड इन्होंने बेसिकली मार्केट में जुगाड़ किया, तो ये फंड अभी 11,000 करोड़ में चल रहा है, 11,000 करोड़ का ऑलमोस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट है। एग्जिट लोड, एंट्री लोड क्या है, आजकल एंट्री लोड लगता नहीं है, एग्जिट लोड लगता है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, यू ऑलरेडी नो सब। अब अगर इसके साथ कंपेयर करना चाहते हो तो दूसरे फंड को कंपेयर कर सकते हो सेम फील्ड में, ठीक है, ठीक है। आप किसी दूसरे फंड का नाम लिखो, कंपेयर करो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं उसमें नहीं जाता अभी। बेसिकली मेरा अभी कहने का मतलब यहाँ पर ये है सर, ये फंड जो है, ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी जो फंड को यहाँ पर मैनेज कर रहा है, लास्ट 1 साल में ये जो रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, इस पर अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आपको एक चीज़ नज़र आएगा सर। ये फंड देखो सर, अपना जो 11,000 करोड़ है, 11,000 करोड़ को अलग अलग जगह में डाइवर्सिफाई किया है ना, डाइवर्सिफाई किया। सर ये रिस्की फंड है सर, इक्विटी फंड है ना, इक्विटी रिस्की होता है। ये देखो सर, वेरी हाई रिस्कोमीटर देख रहे हैं ना आप, ठीक है, इट्स अ वेरी हाई। फंड मैनेजर है सर मिस्टर शैलेश राजभन, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बहुत सारा फंड के बारे में दिखाया, एक फंड के लेके तो हम लोग पूरा, मतलब हमारा म्यूचुअल फंड का पढ़ाई का ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ ही कर लिए, ठीक है, विदाउट एनी रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंडेशन का मैटर नहीं था, बट जस्ट ऐसे ही कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या फिर पराग पारिक का जो फंड का कॉन्सेप्ट है, उसका फैक्ट शीट्स हम लोगों ने पढ़ा, उसके फैक्ट शीट के थ्रू से हम लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज गैदर किया, और हर एक पॉइंट पे बीटा, एसडी, शार्प रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर, ठीक है, ये सभी मैटर पे हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया, और इतना डिटेल्स में डिस्कस किया कि आई होप कि इतना देर में मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर आप सारा पॉइंट को रिकैप करते हो ना, म्यूचुअल फंड में डिसीजन लेने में आपको दिक्कत कभी नहीं होगा सर, होना नहीं चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं मार्केट प्रॉब्लम में आ जाता है तो आप प्रॉब्लम में जरूर पड़ोगे, बट इतना गारंटी है कि बाकी लोगों से आगे रहोगे, बिकॉज आपको मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में एनालिसिस करना आता है, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन सर यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ सर, ये जो फंड है, ये जो करेंटली जो मैंने लिया, ये जो फंड अभी निप्पॉन का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फंड अलग अलग सेक्टर्स में है। जैसे टोटल फंड का 19%, 20% फाइनेंस में है, फाइनेंशियल्स में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है 17-18%, आईटी सेक्टर्स में 12.56, मेटेरियल सेक्टर्स में है 7.5, फाइनेंस, बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में है 4.08, कुछ और देखोगे तो बाकी और भी कुछ दिखाई दे देगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपनी वाइज आपको दिखाता हूँ, देखो सर ये सब स्टॉक मार्केट में कंपनीज है, कहाँ कहाँ इसने पैसा डाला, टोटल एसेट का एलोकेशन को कैसे किया, लिंडे इंडिया लिमिटेड में, इंडिया होटल्स कंपनी में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचसीएल टेक्नोलॉजी में, एचडीएफसी बैंक में, स्टेट बैंक में, केना मेटल इंडिया लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट मतलब एचडीएफसी का जो हाउसिंग एनबीएफसी पार्ट है, एक्सिस बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन एंड टूब्रो, जी एंटरटेनमेंट, एसबीआई कार्ड, आदित्य बिरला फैशन, सॉपर स्टॉप, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, अशोक लेलैंड, हनीवेल ऑटोमेशन, ट्रेंट लिमिटेड, सीमेंस। लेकिन कहाँ पर कितना पैसा है ये दिखाई दे रहा है सर, 1% से ऊपर कहाँ तक है, 1% के नीचे कहाँ कहाँ है, मतलब इतना सारा स्टॉक में ये अपना टोटल फंड को डाइवर्सिफाई करके रखा। आई होप यू कैन सी इट हियर, है ना। बजाज कंज्यूमर, डीसीबी बैंक, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, मतलब बेसिकली क्या हो क्या रहा है सर, कुछ नहीं, आप लोग जो लोग स्टॉक मार्केट का भी पढ़ाई करते हो साथ में, आई होप दे अंडरस्टैंड इजीली कि जब हम लोग स्टॉक मार्केट में टेक्निकल या फिर फंडामेंटल पढ़ते हैं, तब भी हम इंडिविजुअल स्टॉक को लेके बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कंपनी वही कर रहा है जो इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर इसने डिसीजन लिया, अपना पैसा को इन्वेस्ट किया, और बदले में अपने इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करके दिया। अगर मैं इस पर्टिकुलर फंड का लास्ट 1 ईयर का मैंने आपको दिखाया, 2 ईयर्स का देखो तो 43% रिटर्न जनरेट किया है, 3 ईयर्स में 21.43%, 4 ईयर्स में 40%,
एंड 5 ईयर्स पे 13% रिटर्न जनरेट करके दिया है। ठीक है, अब दैट्स अ डिफरेंट पार्ट बिकॉज वो टाइमिंग एक बहुत बड़ा खेला होता है ना। अब बात यह है सर कि म्यूचुअल फंड्स में जब आप फंड को चूज करते हो, ये 5 साल में कितना रिटर्न दिया, 2 साल में कितना रिटर्न दिया, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, इसमें ज्यादातर लोग यही देखता है हिस्टोरिकल रिटर्न जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो एक्चुअली इसको रिसर्च नहीं बोलते हैं, इसको जस्ट एक इसको रिसर्च नहीं बोलेंगे। रिसर्च तो सर फंड कंपनी ने किया, रिसर्च तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने किया। जब आपका उसका मतलब आपसे पैसा लिया, हमसे पैसा लिया, और भी 10 जन से पैसा लिया, और फिर अपना पैसा को अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसको रिसर्च कहते हैं। जो स्टॉक मार्केट में हम लोग सीखते हैं, या फिर आप लोग जब स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, दैट इज रिसर्च, दैट इज रिसर्च। ठीक है, या फिर स्टॉक स्टॉक के ऊपर जब आप फंडामेंटल करते हो, दैट इज रिसर्च। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिसर्च, बट दिस इज, ये क्या है फिर सर? जब आपके पास टाइम कम है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप थोड़ा बहुत एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भरोसा करना चाहते हो, निप्पॉन इंडिया पे भरोसा करना चाहते हो, ठीक है, और फिर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो निप्पॉन हो, चाहे वो आईसीआईसीआई का हो, चाहे वो एनीथिंग, मतलब एसबीआई मल्टी कैप हो, एक्सिस मल्टी कैप हो, डजेंट मैटर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या कर रहे हैं आपके पैसा को लेकर, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि आपको भी तो आइडिया लगे थोड़ा बहुत कि आपका पैसा हो क्या रहा है। तो नॉलेज रहने से आपको एक हमेशा बेनिफिट रहेगा। बिना नॉलेज का आपका पैसा लगा दोगे तो मुश्किल में पड़ सकते हो कभी। ठीक है, तो दैट्स वाई ये सब आपको हेल्प करेगा। तो वही मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ कि जब आप एक म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ता है एज ए इन्वेस्टर, या फिर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर एज ए एडवाइजर, तो आपको कौन सा फैक्टर चेक करना चाहिए। ऐसा ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत बात कर लिया, बट ये समरी है। अभी बेसिकली मैं रिकैप कराऊंगा कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या मैटर में आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। यस और नो, प्लीज बताइए सर। यही तो जानना है एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यही तो जानना है। और क्या जानना है? इंडिविजुअल नॉलेज तो आप लोगों ने ले लिया, ठीक है, बट ये रिकैप होगा, ये रिकैप होगा। मतलब लास्ट 20-23 चैप्टर्स में जो कुछ भी पढ़ के आए हैं अभी तक हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में, उसको मैं समरी करूंगा, रिकैप कराऊंगा आपको। और क्या এই তথা नंदिनी बोलो सर, नवनील বোঝা যাচ্ছে? यस सर। है सर। ओके सर, चलो फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। जो करना मतलब ये जो आप सीखोगे दूसरे को भी सिखाना सर, है ना, दूसरे को गाइड करना। नॉलेज हमेशा क्या करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। नॉलेज अपने पास रख के क्या कर, खुद जानो दूसरे को बताओ, और क्या जानाओ। ठीक है, नीचे जानो दोनों के जानो। अच्छा रिकैप, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए लास्ट 23 चैप्टर को बेसिकली क्या करना है, नट सेल में लाना है। एक नट सेल बनाओ, छोटा सा नट सेल बना के उसके अंदर सारा पॉइंट को गो थ्रू करो। तो आइडेंटिफाई दैट इन्वेस्टमेंट इज ए की पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैं आपको बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट आपका पर्सनल फाइनेंस का एक सबसे की पार्ट है। क्यों की पार्ट है, मैं आपको पहले ही बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, कि अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हो कि आपका पैसा ग्रो करे, तो ज्यादातर लोग बैंक में पैसा डालते हैं, है ना, लेकिन बैंक तो ग्रो नहीं कर पाते। तो बैंक से अगर थोड़ा इन्फ्लेशन को बीट तो करना है ना सर, इन्फ्लेशन को बीट करना है। जैसे करंट इंडियन में लास्ट दिन फाउंडेशन लेवल में इन्फ्लेशन का करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था। एज यू कैन ऑल नो कि इन्फ्लेशन सिचुएशन इन इंडिया करेंटली 7% समथिंग, 7.02, ठीक है, 7.6, ठीक है, ये इन्फ्लेशन रेट चल रहा है सर। तो ये बेसिकली इंडिया में, तो नॉट जस्ट इन इंडिया, इसको लेके बहुत लोग राजनीति कर रहा है, ठीक है, बट पॉइंट इज दैट ये पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम क्रिएट किया है सर। इवन यूएस जैसे डेवलप कंट्री में भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सर, ठीक है। इवन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े कंट्री हमसे, जैसे ये गैस सिलेंडर को लेके बहुत बात हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट पैरामीटर सर, बट अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन सिचुएशंस कंट्री वाइज, इसके बारे में मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैक्सिमम कंट्री
मतलब इंडिया जैसा कंट्री तो फिर भी बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारा हाई पॉपुलेशन कंट्री है, बट अगर आप बाकी टॉप इकोनॉमीज के साथ देखोगे ना, किसी किसी जापान वगैरह में छोड़ो, उसका बात अलग है, वो तो डिफ्लेशन में है अभी। ठीक है, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ इससे। इन्फ्लेशन, जस्ट अ सेकंड, ये एक आपको आइडिया मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत रिसेंट अपडेट थोड़ा बहुत मिलेगा कहीं कहीं, 2021 का एस्टिमेशन ज़्यादा मिलेगा। आप लोगों को नज़र आ रहा है सर, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाई इन्फ्लेशन रेट? हेलो, क्या आप लोग देख पा रहे हो? मुझे फटाक से बताओ एक बार। है सर। ये जो डेटा है ये बेसिकली आईएमएफ का डेटा है सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रिपोर्ट निकलता है ना, वहां से लिया गया है। ठीक है, सो ये न्यूट्रल डेटा है, इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से दिया। ये एक न्यूट्रल आउटलुक है। ठीक है, तो न्यूट्रल आउटलुक से क्या होता है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि न्यूट्रल आउटलुक है तो एकदम सही है, नहीं है, बट न्यूट्रल आउटलुक बेसिकली आपको एक भरोसा देता है, बिकॉज वो किसी के ऊपर बायस नहीं होता है ना, वो बायस नहीं होता, वो एक इन जनरल बात करता है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो देखो सर, इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में है, 3% नेगेटिव। ठीक है, सामोआ, कोमोरोस, सेंट किट्स, ठीक है, मैकाओ। ठीक है, सो ये नेगेटिव में है। अब नेगेटिव इन्फ्लेशन अच्छा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जापान, ठीक है, फेमस इकोनॉमी से बड़ा इकोनॉमी में जापान नेगेटिव में है। नेगेटिव इन्फ्लेशन मतलब नो ग्रोथ इकोनॉमी, मतलब डेवलपमेंट या तो बहुत ज्यादा हो गया या फिर डेवलपमेंट का नाम ही नहीं ले रहा है, कुछ दोनों में से कुछ भी है। मतलब यहाँ पर एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कंप्लीशन हो गया और कोई न्यू ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन साथ में होना चाहिए सर। ठीक है, इन्फ्लेशन होना चाहिए, समझ रहे हो सर? बिल्कुल इन्फ्लेशन ना होना भी अच्छा बात नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखो, इन्फ्लेशन इज ए पॉजिटिव वैल्यू इन द इन्फ्लेशन रेट एंड मीन्स अ जनरल डिक्रीज इन परचेसिंग पावर फॉर द डोमेस्टिक करेंसी in the country in question and a general increase in price of goods and service compared to the currency. If the inflation rate is negative, that indicates deflation, a general decrease in price of goods and service traded for a country's domestic currency. ठीक है, तो बेसिकली अगर नेगेटिव दिखेगा इसका मतलब वो डिफ्लेशन नजर आ रहा है। अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो तो मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास में ही बता पाऊंगा। उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक का जो क्लास होता है स्पेशली फॉर सीए इंटरमीडिएट, उसमें मुझे ज़्यादा मौका मिलता है। ठीक है, कि क्या होता है इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है। बट अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ सर, वर्ल्ड के डेवलप इकोनॉमी के साथ छोटा छोटा कंट्री का क्या देखे सर। बड़ी बड़ी इकोनॉमी देखो आप, चाइना का इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 2022 का, 21-22 का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया देखो सर, ऑस्ट्रेलिया में 5% है, बिग इकोनॉमी है। ठीक है, पॉपुलेशन कम है वो अलग बात, 5%। न्यूजीलैंड का 2.96, बहुत ही अच्छा है सर, ऐसा इन्फ्लेशन तो बहुत ही स्टैंडर्ड है। कनाडा का 3%, सऊदी अरब का 3-3.5 चल रहा है। श्रीलंका, श्रीलंका ये पुराना डेटा है, करंट श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट 20% से भी ज्यादा होगा। ठीक है, 20-30% से भी ज्यादा है सर, मतलब भयंकर हालत है श्रीलंका का करंट इन्फ्लेशन। ये थोड़ा सा ओल्ड डेटा है। बांग्लादेश, इंडिया, यूएस का देखो सर, यूएस अभी 10% के आसपास चल रहा है, ये थोड़ा पुराना है, 7.123। बट अब कुछ कंट्री ये भी देख लो सर जो डेवलप में से, जर्मनी देखो सर, जर्मनी का इन्फ्लेशन देखो 7.6, डोमिनिकन रिपब्लिक 7.8, लुक्सेमबर्ग 7.9। ठीक है, ग्रीस 8%। ठीक है, पाकिस्तान 9% के आसपास, इससे भी ज्यादा है अभी। ठीक है, बहुत ही भयंकर है रिसेंट सिचुएशंस। यूक्रेन, इससे भी ज्यादा है। ब्राजील देखो सर, ब्राजील डेवलप इकोनॉमी है, डेवलपिंग मतलब भारत से भी डेवलपिंग माना जाता है, 11-12%। उज्बेक, सीरिया लियोनी। ठीक है, अब जस्ट एक बार देखो कि दुनिया भर में बड़े बड़े, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, ठीक है, पोलैंड, ये सब बिग बिग, मतलब ये सब डेवलप नेशन है। लेकिन अब कुछ भयंकर इन्फ्लेशन भी देख लो, वेनेजुएला में 5000%, लेबानन में 224%, सूडान में 195%, जिम्बाब्वे में 95%, सरीनेम में 54%, अर्जेंटीना में 64%। तुर्की सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पे पीछे लगता है, 70% इन्फ्लेशन है। देख रहे हैं, इस दूसरे के पीछे लगने से ऐसा ही होता है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरे के पीछे काठी करता है सारा दिन, काम नहीं है। येमेन 41-42, ईरान, बाप रे, इथियोपिया। देख पा रहे सर, इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब वेनेजुएला का क्या बताऊं मैं, मतलब अगर आपके पास आज
100 रुपीज है, नेक्स्ट ईयर मतलब आज के डेट में 100 रुपीज में आप जो परचेस कर सकते हो, सिमिलर चीज अगर आपको नेक्स्ट ईयर परचेस करना है तो आपको ऑलमोस्ट 5,000 टका खर्चा करना पड़ेगा। मतलब वेनेजुएला में बेसिकली खून निकल रहा है, लेकिन ऑयल बेस्ड कंट्री है सर, फिर भी ऐसा हालत। मतलब इकोनॉमी में मैनेजमेंट का हालत सोचो, मतलब ऐसा मतलब बेसिकली कंप्लीट फेलियर इकोनॉमी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा है कि ये हालत है। जिम्बाब्वे तो सिमिलर सिचुएशंस में काफी दिनों से गुजर रहा है। अर्जेंटीना भी सोचो आप क्या हालत हो गया इसका, कितना डेवलप कंट्री है, उसका असर उसके फुटबॉल में भी आया है। जो लोग फुटबॉल फॉलो करते हो, क्या अर्जेंटीना का वो टीम है सर जो अर्जेंटीना अपने बेस्ट टाइम पे होता था? ऐसे कोलकाता में अर्जेंटीना फॉलोअर बहुत सारा है। अरे बोलो रे हाँ या ना। मैराडोना फॉलोअर है, मैराडोना का जो फैन फॉलोइंग है कोलकाता में बहुत है सर, ये सर नो। ऐसे आप लोग अर्जेंटीना नॉर्मली ऐसे देखो, नॉर्मली क्या होता है, मैं जितना जानता हूँ बंगाल के बारे में, या तो मोहन बागान ईस्ट बंगाल या फिर ब्राजील अर्जेंटीना। एम आई राइट सर? কি রে তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো তাহলে তথা কিসে সাপোর্টার আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের মধ্যে? ছোটবেলায় কাকে সাপোর্ট করতিস, এখনো করিস হয়তো? ব্রাজিল স্যার। ब्राजील सर, अच्छा। मतलब बेसिकली देखो, अभी फुटबॉल का मैटर नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि अर्जेंटीना अपने बेस्ट टाइम पे, इकोनॉमिक बेस्ट टाइम पे जो करता था, आज देखो वो फुटबॉल में भी नजर आता है। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट में अच्छा टीम था सर, अभी जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम क्या हालत में है ना? मतलब टेस्ट का तो उसका लाइसेंस ही छीन लिया गया, ऐसा हालत हो गया। तो पॉइंट इज दैट सर, इकोनॉमी अगर स्टेबल होता है ना, ईच एंड एवरी फील्ड स्टेबल होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, एवरीथिंग इकोनॉमी स्टेबल होना चाहिए, एंड दिस डिपेंड ऑन कंट्रीज इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये कोई आसान चीज नहीं है, बोलना आसान होता है, करना इतना आसान नहीं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन, एडुकेटेड एंड प्रॉपर कॉन्सेप्ट से कंट्री को चलाना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल होता है। भारत जैसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में, जैसे ये लास्ट ईयर तो अच्छा था, इस बार बीच में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे अभी 7.6 समथिंग जा रहा है, तो इसको अभी टारगेट ये है सर, रिसेंट रेपो रेट बढ़ाया ना, रिसेंट टारगेट यही है कि दिसंबर आते आते, मतलब फोर्थ या थर्ड क्वार्टर में इसको वापस 5.5 के रेंज में लाने का कोशिश है। ठीक है, अच्छा है अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अच्छा होगा, लेकिन सर जब इन्फ्लेशन हाई रहेगा, ऐसे हालत में एक इन्वेस्टर का पैसा का क्या होगा? वो अपना फंड को ग्रो कैसे करेगा? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है सर। इस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए आपको फाइनेंस का थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में पढ़ाई सबको करना चाहिए, सबको, बिकॉज फंड बढ़ाने के बारे में सबको ही सोचता है, और बिना नॉलेज का करता है तो शारदा रोजवाली होता है ना सर? शारदा रोज वैली जैसे चीट फंड में जो चीटिंग हुआ है, ऐसे तो चीट फंड कोई इलीगल बिजनेस है नहीं, लेकिन चीट फंड के थ्रू से जो इलीगलिटी किया गया, और चीट का मतलब CHIT से CGAT हो गया, ये हमारा, ये कंट्री का बेसिकली एक क्या बोलते हैं सर उसको, मतलब जैसे जब मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य है सर। ये चीट फंड एक NBFC का एक मॉडल बिजनेस था, उस मॉडल बिजनेस को चीट में, चीट से चीटिंग बाज का फंड हो गया, और उसमें वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, वी ऑल नो दैट। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ यू हैव ए प्रॉपर नॉलेज, अगर ये नॉलेज आपके पास है, आपके पड़ोस में है, तो आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम गलत जगह में तो पैसा डालने का कोशिश तो नहीं करोगे, है ना? मतलब जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप ऐसे जगह में पैसा डाल के, सिर्फ कुछ टीवी में सरकारी लोगों को देख के, है ना, कि टीवी में चैनल देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, लोगों को सीखना अच्छा नहीं लगता, पैसा डूब जाए फिर हाय हाय करेगा, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है, जब सीखने का टाइम आता है, तब सीखने को बोलो किसी को, नो वन इज रेडी टू लर्न। नॉलेज, नॉलेज में इन्वेस्ट करने के लिए सबको बहुत मुश्किल लगता है, बिना नॉलेज का कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लोग एकदम पागल की तरह भागेगा। यही तो प्रॉब्लम है देश का, करंट सिचुएशंस में भारत ये हालत है। एक टाइम था जब भारत का हर एक बच्चा पढ़ने के लिए पागल होता था, मतलब अगर मैं वेद का जमाना का बात करूं, श्रुति होता था, वेद होता था, उस टाइम पे भारत जैसे नॉलेजेबल कंट्री दुनिया में नहीं था।
एडुकेशन भारत के ना रग रग में था, रग रग समझते हो ना, खून खून में एडुकेशन था। आज के डेट में भारत ना क्या पता नहीं क्या एक डिग्री के पीछे भागता है और सिर्फ एक सरकारी चौक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरकारी चाकरी, मतलब उसके पीछे भागते भागते बेसिक नॉलेज भी उसका गायब हो गया। मतलब ये प्रॉब्लम है, सरकारी चाकरी के पीछे भागना खराब बात नहीं है, पर जब जिंदगी में सब कुछ सरकारी चाकरी हो जाता है ना, ये मुश्किल पड़ जाता है सब। जो करंट एक ट्रेंड बन चुका है ऑल ओवर द इंडिया, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, भारत का पूर्वा हिस्सा, लाइक बिहार बंगाल, ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर लोग ज्यादातर, इसका यूपी में भी है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया सिर्फ चाकरी चाकरी नहीं करता है, नॉलेज पे ध्यान देता है और कुछ ना कुछ कर। तो यही बात सर बार बार बोलूंगा, नॉलेज इज द की হ্যাঁ, सर। মহারাষ্ট্র গুজরাট ওইসব জায়গায় এতটা নেই, এই পার্টে যতটা রয়েছে আপনি যেগুলো বলেন বিহার বেঙ্গল এগুলো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে এই যে চাকরি চাকরি যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা কম্পারেটিভলি ইস্টার্ন পার্টস অফ ইন্ডিয়াতে বেশি অনেক, কম্পারেটিভলি ওয়েস্টার্ন পার্টস অফ ইন্ডিয়াতে চাকরির পেছনে দৌড়ানোটা কম। মানে এরকম বলবো না কি নেই, মহারাষ্ট্র চাকরির পেছনে অনেক लोग दौड़ाए, बट कंपेरेटिवली लो, कंपेरेटिवली लो, मतलब अगर आप इंडिया को ऐसे ईस्ट वेस्ट से डिवाइड करते हो, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट्स और थोड़ा सा इधर से करना चाहिए, मतलब ईस्ट पार्ट में मैक्सिमम ये जो हिस्सा है यूपी बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है, ये हिस्सा जरूरत से ज्यादा ही, मतलब टू मच डिपेंड ऑन गवर्नमेंट जॉब, मतलब एक्चुअली ये ना, मतलब जैसे क्या होता है ना, मतलब अपना आंख बंद कर लेता है लोग, दिमाग बंद कर लेता है, ऐसा हो गया, मतलब कुछ नया देखना नहीं चाहता। जैसे लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये लोग सिर्फ जॉब जॉब नहीं करता है, ठीक है, जॉब भी एक एरिया है, बट जॉब को छोड़ के भी जीने के लिए बहुत सारा एरिया है, बिजनेस करने का भी एरिया है, ये जो फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड काफी डेवलप, मतलब इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इधर है। तो ईस्ट इंडिया का जो मेंटेलिटी खराब हो चुका है, ईस्ट इंडिया का मेंटेलिटी खराब हो चुका है। अब पता नहीं ये मेंटेलिटी चेंज कब होगा, बट जब तक चेंज नहीं होगा इंडिया डेवलप नहीं होगा। देखो ना, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद का रूट ले रहा है, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद होगा, मुंबई टू बैंगलोर होगा, बट कोलकाता या इधर कोई प्रोजेक्ट लेने के बारे में 10 बार गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हाई इनकम ग्रुप का एरिया है, ये हाई इनकम ग्रुप है सर, ये जो बेल्ट है ना, ये हाई इनकम ग्रुप का बेल्ट है। जैसे आज राकेश झुंझुनवाला का आकाश एयरलाइंस का स्टार्टिंग हुआ है, जानते हैं आप लोग? न्यू एयरलाइन आया है सर, आकाश एयरवेज, ठीक है, आज से ही स्टार्ट हुआ इसका डोमेस्टिक ये, ठीक है, टेक ऑफ फ्रॉम मुंबई, ठीक है, मुंबई से आज ही स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका जो करंट रूट लिया है ना ये, इसके पीछे भी सेम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये मुंबई से अहमदाबाद का रूट लिया है और एक सेकेंड रूट लिया है मुंबई से कोची, केरला, ठीक है। अब ये रूट क्यों? बिकॉज दिस इज अ रिच रूट, यहाँ के लोगों के अंदर ना वो वाला बात है सर, दे आर नॉट, मतलब इनका इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लोग ना ढीठ नहीं है, मतलब बेसिकली ये लोग अपना ब्रेन और हार्ट को ना क्लोज नहीं किया है, ओपन रखा है कंपेरेटिवली ईस्ट इंडिया वाले से। ईस्ट इंडिया ना जरूरत से ज्यादा क्लोज कर दिया है, ओपन हार्टेड नहीं हो रहा है, जो दिख रहा है उसी पे चल रहा है, अलग चीज देखने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। मतलब बेसिकली क्या बोले सर इसको, मतलब जैसे जैसे गधा और घोड़ा में जो फर्क होता है कुछ ऐसा हो गया। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ईस्ट इंडिया के लोग गधा है, बट कहने का मतलब है कि एक गधा का कैरेक्टर क्या होता है, उसको जो आता है वो वही करता है, एक्स्ट्रा कुछ समझ में नहीं आता, उसको मार पीट के जो करा जा सकता है। और घोड़ा जो है वो अपना दिमाग भी लगाता है, ठीक है। तो गधा और घोड़ा में जो फर्क है, कुछ ऐसा फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है सर, ठीक है। इसीलिए डेवलपमेंट का पूरा जो मतलब जो ढेउ चल रहा है ना, जो वेव्स चल रहा है, वो साउथ इंडिया में है, वो वेस्टर्न इंडिया में है, ईस्ट में मिसिंग है। अब जब तक ईस्ट वाले अपने आप को बदलेगा नहीं ना, तब तक कैसे होगा? बदलना तो पड़ेगा ना सर। चलो वो अलग बात, आगे आगे आई होप हो जाएगा सर, लेकिन होगा कैसे? हवा में थोड़ी होगा, गवर्नमेंट लेवल में पब्लिक लेवल में कॉन्सियसनेस बिल्ड करना चाहिए, और जो कॉन्सियसनेस है नहीं,
है ना। इसीलिए तो चाकरी कर, कहाँ कहाँ जॉब है, बैंगलोर जाना है, कहाँ जॉब है, मुंबई जाना है, कहाँ जॉब है, हैदराबाद जाना है, कहाँ जॉब है, सूरत जाना है, कहाँ जॉब है, अहमदाबाद जाना है, कहाँ जॉब है, केरला जाना है। अरे क्यों भाई, कुछ लोग जॉब के लिए इधर भी तो आओ। जो अप टू 1960 तक कोलकाता इंडिया का टॉप मोस्ट सिटी हुआ करता था, अब वो दिन किधर चला गया। अब ऐसा क्यों डिटोरिएट हो रहा है। अब मैं सिर्फ कोलकाता का मैटर नहीं है, मैं टोटल ईस्ट इंडिया का बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोलकाता है, पटना है, ठीक है, इस यूपी में बहुत सारा सिटी है, ठीक है, इधर आसाम है, इधर मणिपुर इम्फल एरिया है, बहुत सारे एरिया है नॉर्थ ईस्ट में भी, तो इधर भी है, कुछ तो करना पड़ेगा सर। ओके, तो चलो सर वापस आ जाते हैं पॉइंट पे। तो आइडेंटिफाई दैट इन्वेस्टमेंट इज अ की पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई वेरियस एसेट व्हिच कैन हेल्प अस मूव क्लोजर टू आवर रिटायरमेंट गोल्स और एनी अदर फाइनेंशियल गोल्स। Figured that mutual funds are the primary financial instrument which will help us plan our financial goals better. After establishing the above, we figured that it is important to learn more about mutual funds. We started by understanding what a mutual fund is, followed by the importance of the mutual fund fact sheets, है ना। जो मैंने आपको पराग पारिक के फैक्ट शीट से अलग अलग फंड को कैसे रीड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मैंने आपको बताया, है ना। तो ये सब भूलने वाला चीज तो नहीं था, याद करने वाला चीज था। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक टैक्स सेवर्स फंड, पराग पारिक मैंने एक पराग पारिक का नाम इसलिए लिया था, उस टाइम पे पराग पारिक एक बहुत अच्छा बात चल रहा था और क्लास में भी कोई कोई बोला था कि दादा अच्छा फंड है, तो मैं बोला चलो ठीक है, मेरा भी कुछ इन्वेस्टमेंट था इसमें, मैं बोला चलो इसी में बता देते हैं, ठीक है। तो पराग पारिक टैक्स सेवर्स फंड, फिर आपका पराग पारिक हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो ऐसा बहुत सारा फंड के बारे में मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस कर चुका सर। तो ये सब बोलने के पीछे मेरा क्या कारण है, ये सब वापस रिपीट नहीं करूंगा। बेसिकली ये रिकैप क्लास है। तो रिकैप में आप जब फंड चूज करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड फैक्टर्स को रीड करना चाहिए। We identified the most popular categories of mutual fund and discussed the same. In the process, we explored various types of funds across both equity and debt category, है ना, and discuss the index funds. Most recently, we discussed the various performance and risk attributes of mutual fund. मतलब mutual fund में क्या क्या risk parameter होते हैं, उसमें अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशंस, है ना, सॉर्टिनो, कैप्चर रेशियोज, है ना, ये सब कैसे काम करता है, मैंने ये सब भी बात करके आए। तो यार नाउ एट एन इंटरेस्टिंग जंक्शन as we steer out our way to help to the final leg of this module, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग म्यूचुअल फंड कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिगर वे टू बिल्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हेल्प अस अचीव वेरियस फाइनेंशियल गोल्स। म्यूचुअल फंड हमारा फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करता है। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, बिल्डिंग अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैज 3 पार्ट्स टू इट। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए आपको 3 चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्या? आइडेंटिफाई ए फाइनेंशियल गोल। कोई भी फाइनेंशियल गोल आप ले सकते हो, चाहे आपका एडुकेशन हो, आपके फैमिली में अपने बच्चे का एडुकेशन हो, है। तो लोग ऐसे ही फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, किसी को शादी करना है, डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, आजकल ये सब भी है ना सर। डेस्टिनेशन वेडिंग करना है तो फिर बाद में लोन लेने से अच्छा है अभी से फंड ग्रो करो, है ना। किसी को इच्छा है कि मैं ग्लोब पूरा दुनिया घूम के देखना चाहता हूँ, उसके लिए अभी से जब से इनकम करोगे तब से अपना पैसा को इस तरह से इन्वेस्ट करो ताकि आप अपना टारगेट फुलफिल कर लो। से फॉर एग्जांपल अगर आप 25 से इनकम करना स्टार्ट करते हो और 35 तक टारगेट करते हो, 10 साल इनकम करो और उसमें एक फंड को ग्रो करो, और फिर जो आपका टारगेट है, किसी को घर बनाना है ना, स्वीट होम, किसी को दुनिया घूमना है, किसी को फॉरेन में जाके एडुकेशन लेना है, अलग अलग लोगों का होता है। जैसे एक पॉपुलर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इज द फाइनेंशियल गोल ऑफ 40 लाख, एक 40 लाख का गोल है आपका, जिसमें आपका भी बच्चा जो है 10 साल का है, ठीक है, 10 ईयर्स का आपका कोई किड है जो ग्रेजुएशन डिग्री करने यूएस जाना चाहता है। इफ यू ब्रेक दिस डाउन, इट ट्रांसलेट टू ए रिक्वायरमेंट ऑफ 40 लाख, ठीक है, मतलब 40 लाख आपको चाहिए और आपका बच्चा अभी 10 साल के हैं, मानो जस्ट एग्जाम्पल लो, जिसका भी है बच्चा उनको समझ में आ जाता है। तो 40 लाख के लिए वो ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए जाएगा, तो मोटा मोटी कितना दिन बाद आपका ये फंड चाहिए सर? अनदर 10 ईयर्स के अंदर, मतलब 10 से 15 साल के बीच में। तो 10 to 15 ईयर्स में आपको 40 लाख चाहिए। और एक बात सर, ये जो 40 लाख आपको चाहिए, ये एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन होना चाहिए। मतलब इन्फ्लेशन के साथ अगर 40 लाख का वैल्यू बढ़ के 45 लाख हो जाता है तो आपको वो करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड, ओके,
इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन योर कंट्री एज वेल एज आप जिस कंट्री में जा रहे हो, यूएस में जाओगे तो यूएस का, है ना। तो ये आपको देखना है, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही आपको फंड को ग्रो करना है। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर नहीं मानोगे, तो फिर मुश्किल, तब आपको कोई आइडेंटिफाई नहीं, आप कर ही नहीं। पॉइंट 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंड्स टू हेल्प यू अचीव द फाइनेंशियल गोल। अब ऐसा फंड चूज करो ताकि आप अपना फाइनेंशियल गोल फुलफिल कर पाओ, क्योंकि आपको 10 साल में 40 लाख चाहिए, आपका बच्चा भी 10 साल का है, और 10 साल में आपको 40 लाख चाहिए। पीरियडिक रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ द पोर्टफोलियो, और आप जो फंड चूज करोगे उसको एक पीरियड के बाद रिव्यू करो और फिर उसमें मेंटेनेंस करो, ठीक है। अब ये देखना ही है सर आपको कितना एसआईपी भरना चाहिए या लमसम कितना भरना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप अपना पोर्टफोलियो में 40 लाख 10 साल में चाहिए आपको। सर बोझा যাচ্ছে, अरे 10 ईयर्स में 40 लाख चाहिए या 15 ईयर्स में 40 लाख चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये मेन 3 पॉइंट है जब आप कोई फंड चूज करते हो। In my view, the first and third point is fairly easy. It is the second point, that is the actual act of building portfolio is a tricky, है ना। पोर्टफोलियो बिल्ड करना सबसे ट्रिकी पार्ट है, बट फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट तो सबको समझ में आ ही जाता है। तो पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करो। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए फंड को एनालाइज करना पड़ेगा, पिक द राइट वंस एंड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन बैड वंस, है ना। बहुत सारा फंड अवेलेबल होता है, मैं आपको दिखाया ना ज़ीरोधा कॉइन में, ये देखो यहाँ पर, ये तो मैं निपॉन में आ गया था, बट आप देखो यहाँ पर इक्विटी है, डेब्ट है, हाइब्रिड है, इंडेक्स है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर मैं इक्विटी में बात कर रहा हूँ आज, अब इक्विटी के अंदर भी अलग अलग बहुत सारा है। क्वेश्चन इज दैट, अगर मैं एक सिंपल जो पॉपुलर इक्विटी फंड है जो एक्चुअली आपका अच्छा रिटर्न देता है, मल्टी कैप जो फंड्स होते हैं, इसमें से इतना सारा फंड है, इनमें से कौन सा बेहतर है, इसमें से कौन सा बेहतर है, ठीक है। अब देख सकते हो लंबा लिस्ट है, ये देखा যাচ্ছে तो, কি রে দেখতে পাচ্ছিস কি পাচ্ছিস না? है सर। The question is that सर इसमें इतना सारा फंड में से which is best, कौन सा अच्छा है। अरे कोई तो अच्छा होगा, कोई तो अच्छा होगा। यहाँ पर कम से कम 15-20 फंड है, ठीक है। अब आपको चेक करना है सर कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा रिसर्च करोगे खुद के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना, या फिर जब क्लाइंट के लिए काम करोगे तो भी। सो अगेन इन माय व्यू वन ऑफ द की एलिमेंट इज द फंड एनालिसिस, है ना। तो एनालाइज फंड्स, पिक द राइट वंस, अवॉइड इन्वेस्टिंग इन बैड वंस, फिगर द पोर्टफोलियो कंपोजिशन, जस्ट इक्विटी, जस्ट डेब्ट, मिक्स्ड ऑफ इक्विटी, मिक्स्ड ऑफ डेब्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड, once the portfolio is identified, figure how much to invest across each of these funds, किसमें कितना डालोगे, सिर्फ इक्विटी फंड चूज करो, सिर्फ डेब्ट फंड, या फिर मिक्स्ड ऑफ फंड्स। अगेन इन माय व्यू वन ऑफ द की एलिमेंट इज फंड एनालिसिस, you need to get this right and ensure that you have partnered with the right fund house। right fund house मतलब इनको फंड हाउस कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, जैसे निप्पॉन, जैसे कि एसबीआई, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जैसे कि एक्सिस, जैसे कि एचडीएफसी, जैसे कि कोटक, जैसे कि आदित्य बिरला, जैसे कि क्वांट एक्टिव, जैसे कि इन्वेस्को, जैसे कि सुंदरम मल्टी कैप, इन्वेस्को, बड़ौदा, ठीक है, आईडीएफसी, महिंद्रा, एचएसबीसी, ये सब कौन है, ये लोग, अरे ये लोग, इनको कहा जाता है हाउस, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस, या फिर आप ऐसे बोलो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, नाउ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है किसके साथ जाओगे, किस पे ज्यादा भरोसा कर पाओगे। इतना आसान नहीं है, बट फिर भी एनालिसिस करोगे कुछ तो पता चलेगा, है ना। अरे कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ दिनों से आकाशा एयरलाइंस आ रहा है झुंझुनवाला साहब का, तो मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। कि झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला द ग्रेट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना रिस्की बिजनेस में आया है सर, जहाँ से अच्छे अच्छे बिजनेसमैन फेलियर होके जा चुका है, राकेश झुंझुनवाला उस बिजनेस पे हाथ लगाया। हाँ सर आप देख सकते हो, हाँ राकेश झुंझुनवाला एक ऐसे बिजनेस पे हाथ लगाया, ऐसे बिजनेस पे रिस्क लिया जिसपे अच्छा अच्छा बिजनेसमैन फेलियर हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत ले सकते हो, सुब्रत रॉय, सहारा, हाँ सर, सहारा एयरलाइंस, बाद में सहारा को बेच दिया, आपका इसको जेट को बेच दिया था,
जेट को नहीं, हाँ जेट को मोस्ट प्रोबेबली, जो रिसेंटली जेट एयरवेज भी तो बंद होके पड़ा है ना, जेट को बेच दिया था। फिर आपका जेट का भी हालत बहुत खराब है, न्यूली फिर से स्टार्ट करेगा कब पता नहीं। फिर आपका किंगफिशर काल, मतलब विजय माल्या, है ना, विजय माल्या। फिर आपका एयर इंडिया हमारा भारत सरकार का, वो भी रिसेंटली खत्म होते होते लास्ट में जाके टाटा ने उसको परचेज किया वापस, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिस फील्ड में फेलियर हो चुका है। राकेश झुंझुनवाला जो बेसिकली एक इन्वेस्टर है, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अब यही देखना है कि अगर क्या राकेश जी झुंझुनवाला साहब क्या सच में सक्सेस बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन सर देखना तो हम लोग देखेंगे, वो भी देखेगा। बट सर एक बात उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, बोलते हैं कि घर बैठ के चुपचाप देखने से तो अच्छा है कि फेलियरिटी फेस करना चाहिए। इवन उसने ये भी बोला, आई एम रेडी टू फेस द फेलियरिटी, मैं फेलियरिटी फेस करने के लिए रेडी हूँ। मुझे ये बात सुन के इतना इंस्पिरेशन लाया, मतलब सीरियसली कि सच में घर बैठे चुपचाप बैठे रहने से क्या फायदा। चुपचाप बैठने से या तो आप जहां हो वहीं रहोगे, या फिर और डिटोरिएट होगा आपका हालत। उससे अच्छा है आपको रिस्क लेके कुछ करना चाहिए। फेलियरिटी सक्सेसफुलनेस ये तो जिंदगी का मतलब पार्ट है। तो इनका कहने का मतलब बहुत सिंपल था कि मैं ट्राई करूंगा। और ये आकाश एयरलाइंस एक न्यू मोड ऑफ बिजनेस पे आ रहा है, मतलब एयरलाइंस बिजनेस में रिवॉल्यूशन लाने का एक कोशिश है। अब देखना ही है कि कैसे करेगा, बिकॉज मैक्सिमम एयरलाइंस बिजनेस इंडिया में फेलियरिटी हालत में है। इंडिगो इज द ओनली करेंटली जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिगो को छोड़ के बाकी सबका हालत बहुत खराब इंडिया का, ठीक है। अब देखना ही है कि आकाश एयरलाइंस क्या कुछ कर पाएगा, ठीक है, ये डाउट है। बट मुझे झुंझुनवाला साहब का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा कि इसने यही बोला कि आई एम रेडी टू फेस द फेलियरिटी। अब ज्यादातर लोग तो फेलियरिटी से डरता है, और यही तो एक इन्वेस्टर का माइंड सेटअप है, ठीक है, यही इन्वेस्टर का माइंड सेटअप है कि वो फेलियरिटी से डरता नहीं है। अब जो इंसान फेलियरिटी से डरना कम कर देगा ना, या बंद कर देगा, वही तो कुछ करेगा ना सर। देख रहे हो ना, एक झुंझुनवाला साहब का ये जो मेंटेलिटी है, क्या झुंझुनवाला एकदम पैदाइशी झुंझुनवाला बन गया क्या। आज झुंझुनवाला साहब 50,000 60,000 करोड़ का मालिक है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जस्ट आप इमेजिन करो कि जब झुंझुनवाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर का बच्चा मतलब लड़का था, ठीक है, क्या वो कोई अंबानी बम्बानी के घर में जन्मा था, एक ऑफिसर के घर में जन्मा था, एक सैलरीड पर्सन के घर में। एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो मंथली हार्डली 70,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख इनकम करता है, या 2 लाख उस टाइम का अगर मैं बात करूं मैक्सिमम, और कितना कर लेगा। ठीक है, ऐसे एक फैमिली का लड़का है, एक मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल है ना। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से जन्म लेके उन्होंने आज दुनिया का सबसे मतलब भारत का बेस्ट इन्वेस्टर बना। और आज देखो एक ऐसे बिजनेस में अपना पैर जमाने के लिए जा रहे हैं जहां पर बाकी सब फेलियर हुआ है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि बाकी लोग फेलियर हुआ है तो हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन झुनवाला साहब का कहना अलग है कि भाई बाकी सबका अलग बात, बाकी लोगों ने क्या किया उनको नहीं पता, बट मैं क्या करूंगा मुझे पता है। फेलियर हो सकता हूँ बट डर के आगे जीत है, ठीक है, या डर के आगे फेलियरिटी भी है, डजेंट मैटर सर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में भी वही बात करने का कोशिश कर रहा हूँ कि यस, जब आप म्यूचुअल फंड चूज करोगे तो आपके मन में भी डर तो होता है, बट ये काफी आसान है कंपेरेटिवली, ठीक है, काफी आसान है, उतना भी रिस्क नहीं है जितना रिस्क हम लोग सोचते हैं। बट हाँ थोड़ा बहुत जो करना चाहिए वो तो करना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं आपको कहने का कोशिश कर रहा हूँ। वन ऑफ द की एलिमेंट इज फंड एनालिसिस। यू नीड टू गेट दिस राइट एंड इंश्योर दैट you have partnered with the right fund house and the right fund to help you achieve the financial goal you have invested. So in this chapter हम लोग और भी क्या बात जानेंगे साहब। Think of this as a template. You can apply the same to all equity funds. मतलब जो हम लोग अभी बात करेंगे ना, इस बात को आप लोग ना जैसे चरणामृत की तरह ले लेना, ठीक है। ऐसे तो कोई राइट और रॉन्ग टेक्निक नहीं होता है म्यूचुअल फंड एनालिसिस करने का, बट ये जो भी एज पर एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं उसी को बस यहाँ पर हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले ना आपको हाइजीन चेक करना चाहिए। फंड का हाइजीन चेक कैसे किया जाता है, मतलब हाइजीन है कि अनहाइजीन है, ठीक है, मतलब फंड मतलब साफ सुथरा है कि नहीं ये पहले देखें।
तो एक इंडिविजुअल एक फंड को चूज करते हैं सर, एक फंड चूज करते हैं, प्रोसेस टू एनालाइज द फंड एज आई मेंशन देयर इज नो गाइडेड पाथ टू एनालाइज द म्यूचुअल फंड। मतलब चाहे जैसे स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई प्रॉपर गाइडेड पाथ तो नहीं होता, बट यस देयर आर सम अप्रोच, कुछ मेथड जरूर होता है, ठीक है, कुछ मेथड जरूर होता है। मतलब ये बात आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे देखो सर एक सिंपल बात, जैसे एक स्टॉक पेटीएम, अब पेटीएम 6 मंथ्स बैक जब मार्केट में आया था तो पेटीएम का एक शेयर का दाम आया था सर 2100 समथिंग। पेटीएम अपना बिजनेस का वैल्यूएशन को बहुत हाई रखा था और ऐसा भी कहा गया था कि पेटीएम बहुत दूर तक जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाला कंपनी है। अभी भी वही बात होता है, बट सर लिस्टेड होने के बाद पेटीएम का शेयर धड़ाधड़ 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 गिरता गया। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में देयर आर 4-5 टॉप रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट फर्म, आउट ऑफ 5 4 एनालिस्ट ने पेटीएम के बारे में अच्छा बोला था। मेरे को याद है मैकोरा बोल के एक ऑस्ट्रेलियन फार्म है, उसने पेटीएम के बारे में नेगेटिव बोला था, और मार्केट में वही एक नेगेटिव अप्रोच आउट ऑफ 5, एक नेगेटिव अप्रोच ही सही मतलब नजर आया, और लगातार लास्ट 6 मंथ्स में पेटीएम का शेयर 2100 से नीचे गिर के 500 तक आ गया था सर। लेकिन मजा का बात देखो, लास्ट 5 मंथ्स में इसका शेयर 500 में तो आया था, ठीक है, बहुत लोगों ने इसका यहाँ पर पैसा लॉस किया, ठीक है, लेकिन सर फिर से देखो 500 के बाद से ये स्टॉक फिर से 700 में आके रुका। अब बहुत सारे लोग पेटीएम में पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि कोई एक पथ नहीं है ना, किसी बिजनेस के बारे में कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, म्यूचुअल फंड भी तो मार्केट में इन्वेस्ट ही करता है, अलग अलग कंपनी में पैसा लगाता है, तो उसका भी तो कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडेड पथ नहीं होना चाहिए। अप्रोच होता है, कुछ 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 गाइडेड पथ जरूर होता है, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही है तो यही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी माइंड पे होना चाहिए, ठीक है। एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिक्स सेंस, या फिर ऐसे बोल सकते हो आपकी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इट्स लाइक कि कुछ अपने अंदर भी कुछ जज्बात होना चाहिए किसी की चीज के बारे में, ठीक है, कि नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे मैं आपको इतना सारा चीज तो सिखाया ना, सब चीज काम करता है। और साथ में स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी अगर आप रखते हो ना, वो भी आपको हेल्प करता है। नाउ कोई कोई फंड मैनेजर पे फोकस करता है, म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। किसी का मानना है कि मैं फंड मैनेजर को देख के करता हूँ, फंड मैनेजर कौन है, ठीक है, वो फंड मैनेजर का क्वालिटी क्या है, उनका इतिहास भूगोल देख लेता है, मतलब कौन है फंड मैनेजर, वो इससे पहले क्या किया है, ठीक है, इस तरह का हिस्टोरिकल रिटर्न कोई कोई देखता है, ठीक है। आई लाइक टू कीप द प्रोसेस सिंपल एंड स्टिक टू थिंग्स दैट आई एम मोस्ट कंसर्न अबाउट, दैट इज द फंड्स एबिलिटी टू मैनेज रिस्क एंड जनरेट रिटर्न। सिंपल बात है, ज्यादातर लोग क्या चेक करता है कि फंड का सिंपल एबिलिटी टू रिस्क एंड जनरेट रिटर्न, कितना रिस्क मैनेज करता है और कितना रिटर्न जनरेट करता है। अगर इसको चेक करना है, हमें पता सब कुछ है, बस रिकैप करना है। तो फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन यहाँ पर मैंने एक फंड लिया सर, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, ग्रोथ एंड रेगुलर फंड। डू नॉट ट्रीट दिस इज अ रिकमेंडेशन, ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही रैंडमली, जैसे मैं बार बार आपको यहाँ पर भी मैंने निपॉन इंडिया दिखा रहा था, उसी तरह यहाँ पर भी मैंने कोटक को ऐसे ही उठाया सर, ठीक है। ये थोड़ा पुराना डेटा है, बट जस्ट लुक एट कि कोटक के फंड के अंदर हुआ क्या है, और आपको जब इन्वेस्ट करना होता है तो क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट फंड्स में आपका कॉस्ट कम पड़ता है, लेकिन अगर आप रेगुलर फंड लोगे तो आपका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू रन अ फ्यू बेसिक हाइजीन चेक। अब हाइजीन चेक कैसे होता है, विच इंक्लूड सम ऑफ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अबाउट द फंड, जैसे कि यूजुअली दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन फंड्स फैक्ट शीट्स, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलता है, फंड्स के फैक्ट शीट्स में मिलता है, जैसे कि मैं आपको पराग पारिक में ऑलरेडी ये सब डिस्कस करके आया। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज अबाउट द फंड इटसेल्फ, टेक ए लुक एट द स्नैपशॉट। जैसे ये फंड है, ये क्या फंड है, ये फंड है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखो लिखा है, as a fund scheme is to generate long-term capital appreciation from a portfolio of equity and equity-related security, generally focused on select few sectors. The scheme endeavors to identify sectors that are likely to do well over the medium term and takes focus exposure to the same. There is no restriction on which type of sectors to the scheme can be exposed.
when portfolio will be generally diversified, the stock level across market capitalizations, ठीक है, ऐसे different बोला है, the scheme is well positioned in capture various themes, ठीक है, and you can look at this, जब से ये मार्केट में आया है, लास्ट जो इंफॉर्मेशन लिया गया था 2020 में, इंसेप्शन से जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये 12%, लास्ट 5 साल में 9%, ठीक है, लास्ट 3 साल में 2.40 एंड लास्ट एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। लास्ट सिमिलरली इसको अगर आप चेक करें किसी दूसरे पैरामीटर के साथ, बेंचमार्क के साथ, तो निफ्टी 200 जो टोटल रिटर्न दिया है वो 9.60, 8.72, 3.19, 0.33, मतलब ये निफ्टी 200 का रिटर्न है। निफ्टी 550 का 9.55, 9.08, 5.14, 0.47 नेगेटिव। नाउ व्हाट इज द केस, ठीक है, ये बेसिकली सेबी के फॉर्मेट है सर। ये जो मैं आपको दिखाया ये सेबी का परफॉर्मेंस फॉर्मेट है कि कोई पर्टिकुलर फंड क्या परफॉर्म कर रहा है, इसको चेक करने के लिए आप बेंचमार्क देखें, ठीक है, आप बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो बेंचमार्क है, जैसे ये वाला देखिए, ये पराग पारिक का फंड था, है ना। अब ये पराग पारिक फंड में भी आप थोड़ा देखें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, ये जो फ्लेक्सी कैप है, इस फ्लेक्सी कैप में ये इनका बेंचमार्क क्या रहा था सर, इसका बेंचमार्क रहा था निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50, ठीक है। अब निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 का परफॉर्मेंस कैसा रहा और इस पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये देखो सर। ये 2013 से पराग पारिक फ्लेक्सी चल रहा था, ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सर, ठीक है, सिंस इंसेप्शन 20%, जनवरी 21 से 2022 38%, 27, 21, सिमिलर पीरियड में निफ्टी 50 का रिटर्न चेक करो, सिमिलर पीरियड में निफ्टी 50 का रिटर्न चेक करो, ठीक है। कम से कम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर किसी का 10,000 था तो पराग पारिक में क्या हुआ है, अगर निफ्टी 500 में इन्वेस्टमेंट किसी ने किया है, निफ्टी 500 में क्या होता, और अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता तो क्या होता, ये जो भी है एज पर सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर देखें, इन मैक्सिमम केस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इसका इंडेक्स बेंचमार्क को भी क्रैक किया है ना। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक बहुत बड़ा गुडविल है जो हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं सर। इवन लास्ट 2013 से, मतलब लास्ट 7-8 साल से 8-9 साल हो गया 20%, जहां पर बाकी मार्केट 14-15 ओवरऑल एवरेज करके। लेकिन अगर आप एक साल का देखो, 38 इसका, 33 इसका, 28 इसका, लास्ट 3 साल में 27, 19, 18, लास्ट 5 साल में 21, 16, 16, अरे वाह, हर केस में ये बेंचमार्क को क्रैक किया है सर। इससे ये चीज तो पता चलता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नो डाउट आउटस्टैंडिंग एक स्टॉक है सर, तभी मैं बार बार इसके बारे में क्लास में डिस्कस किया, ठीक है, अभी भी अवेलेबल है, चेक कर सकते हो आप लोग। तो व्हाट इज द पॉइंट, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये मैंने आपको कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप को बताया, है ना, आप देख पा रहे हो ना सर। इसी तरह से आपको चेक करना है अलग अलग फंड को। अगर आप ये चेक करोगे तो आपको फंड का अगला पिछला सब समझ में आएगा कि पहले क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है। और सर स्टॉक मार्केट का नॉलेज आप लोगों के लिए स्पेशली है, अगर आप स्टॉक मार्केट टेक्निकल फंडामेंटल फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी सीखते हो ना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाएगा। भले ही आप बाद में स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड का सहारा ले लो, बट वहां पर भी हेल्प हो जाएगा, बिकॉज 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 म्यूचुअल फंड तो वही करता है जो हम लोग स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं। जैसे HSBC का एक फंड देखते हैं, ये तो बेसिकली हांगकांग संघाई बैंक ऑफ चाइना का एक ये है, 485 करोड़ का एक फंड है, लास्ट एक साल में 6.50 करोड़ का है, करंट NAV 16 रुपीज बता रहा है, रिस्क इन्वॉल्व हाई है। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है सर, फाइनेंशियल्स में 24, IT में 13, इंडस्ट्रियल में 8.93, ICICI, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, लार्सन टूब्रो, एक्सिस बैंक, आप चेक कर सकते हो हाँ सर इस तरह से कि कहाँ है। अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो ना तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, स्टॉक मार्केट का नॉलेज रहने से आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि क्या ये सही स्टॉक चूज किया कि नहीं, ठीक है ना। पॉइंट इज व्हाट सर, पॉइंट इज दैट कि ये स्टॉक भी लास्ट ज्यादा पुराना फंड ये है नहीं, साल 5 साल का फंड ये नहीं, 2 साल में 27% दिया, मतलब अगर कोई 2 years बैक किया था इन्वेस्टमेंट तो 28% रिटर्न जनरेट किया है सर, आप देख पा रहे हो ना। हेलो,
ये 2 years का ही फंड, इट्स अ वेरी न्यू फंड, HSBC फोकस्ड इक्विटी फंड, ठीक है। आप चेक कर सकते हो बाद में, अपना एनालिसिस लगाना जो पैरामीटर आप सीख रहे हो। तो इट्स अ वेरी, इवन लास्ट 3 महीने का भी आपको डेटा दिखेगा, 6 months का दिखेगा, 1 year का दिखेगा, 2 years का दिखेगा। तो मस्ट चेक सर कि क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो बोलता हूँ, मेरा पर्सनल मानना मानो कि ये कहाँ इन्वेस्ट किया है। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हो, ऐसे मैं स्टार्ट करूंगा सर, म्यूचुअल फंड खत्म होने के बाद मेरा फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास स्टार्ट करूंगा। उधर मेरा मंगलवार से लेके शनिवार पूरा आपका क्या चलता है, मॉर्निंग को मेरा स्टॉक मार्केट में टेक्निकल और फ्यूचर ऑप्शन चलता है। सैटरडे इवनिंग को मेरा फंडामेंटल स्टार्ट होगा, ठीक है। फंडामेंटल में मैं एक्चुअली यही सिखाऊंगा कि स्टॉक के अंदर, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो फील कर रहा है, मतलब कहने का मतलब समझो सर, ये म्यूचुअल फंड कंपनी जो फीलिंग्स के साथ आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट किया, जिस फीलिंग्स के साथ लार्सन टुब्रो में इन्वेस्ट किया, जिस फीलिंग्स के साथ सन फार्मा में इन्वेस्टमेंट किया, ये फीलिंग्स आपको भी डेवलप करना चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट आप कर लेते हो ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चेक। तो इट विल बी इजी पिक फॉर यू, इट विल बी इजी पिक फॉर यू कि भाई ये फंड में इन्वेस्ट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब डबल चेकिंग हो जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी तो देखो, वो लोग तो एक्सपर्ट है ही, बट एक्सपर्ट भी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहा है, मतलब सही गलत का बात नहीं है। एक्सपर्ट का परसेप्शन आपका परसेप्शन मैच कर जाए तो आपको हेल्प होगा, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो बट थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखते हो ना, मैं तो बोलूंगा अच्छा एक्सपर्ट बनो मार्केट एक्सपर्ट्स की तरह। बट अगर आप उतना समय नहीं दे पाते हो, बट कम से कम अगर अपना नॉलेज को मतलब कनेक्ट करते हो, तो इट विल रियली हेल्प यू सर, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपके अलग अलग फंड में दिखा रहा हूँ, HSBC में, कभी कोटक में, कभी पराग पारिक में, तो जस्ट गो एंड चेक। सर इट्स अ मल्टी कैप फंड, जैसे कि मैं कोटक का यूज किया यहाँ पर, ठीक है। नोट्स के अंदर कोटक का यूज किया, जो उतना भी हाई फाई नहीं है, ठीक है, बट इट्स ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बात हाई फाई का नहीं है। ये एक मल्टी कैप है, which means the fund can invest across various category. Since it is a multi cap, I would expect the fund benchmark itself against diversified index, which means Nifty 50 TRI may not be its benchmark. मतलब क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है तो निफ्टी 50 में डाइवर्सिफिकेशन कम रहेगा, ठीक है। निफ्टी 500 हो जाएगा, या निफ्टी 200 हो जाएगा, या सेंसेक्स 100 हो जाएगा, सेंसेक्स 200 हो जाएगा, ठीक है। वो आपको देखना है, फैक्ट शीट्स के अंदर पता चलता है, फैक्ट शीट्स के अंदर पता चलता है कि वो किसको अपना बेंचमार्क मान रहा है, ठीक है। निफ्टी 500 या निफ्टी 50 वो बता देता है सर। तो आप भी बेंचमार्क चूज कैसे करना पड़ता है मैं पहले ही बता दिया सर, ये डिस्कशन हो चुका है। सर ये जो पर्टिकुलर कोटक का फंड है, ये 2009 से स्टार्ट हुआ है, सो नॉट अ वेरी ओल्ड फंड बट ओल्ड इनफ टू गिव मी 10 years हिस्ट्री। Fund manager has remained the same, which is fine. If you belong to the fund manager cult, then you can dig deeper to the fund manager। अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक कर पाते हो, क्रेडेंशियल्स चेक कर पाते हो, ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर पाते हो, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। सर कहाँ से मिलेगा इसका डेटा, ये देखो, ये पराग पारिक का, जैसे मैंने स्टार्ट किया, पराग पारिक के जो डायरेक्टर्स हैं, राजीव ठक्कर, इनके बारे में यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। व्हाट अबाउट न्यू इन्वेस्टर, ठीक है, व्हाट अबाउट इन्वेस्टर वांटिंग टू इन्वेस्ट वन। यहाँ पर आप राजीव, अगर आप पराग पारिक के साइड में जाओगे ना, आप राजीव ठक्कर के बारे में, रौनक ओंकर के बारे में, मिस्टर राज मेहता के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये कब से है, कब से कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 2016 से कर रहा है राज मेहता, ठीक है। और राजीव ठक्कर का तो खुद का कंपनी है, इंसेप्शन से, जब से पराग पारिक स्टार्ट हुआ है। रौनक ओंकर भी जब से पराग पारिक स्टार्ट हुआ है। सो ये आपको पता चलेगा कि कोई फंड मैनेजर कब से फंड को देख रहे हैं और कितना अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये हेल्प करता है बहुत लोग, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर है, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड बाई करने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई कौन फंड का मैनेजर है ना, ड्राइवर कौन है पता चलना चाहिए ना, है ना। गाड़ी पे बैठोगे तो ड्राइवर का पता करना चाहिए कि भाई कौन ड्राइवर है। इतना नॉलेज लेने के लिए कि अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा रहता है। अब कोई बोलेगा सर ड्राइवर हम लोग बस में चढ़ने के टाइम पे थोड़ी ना देखता है। सर नॉर्मल देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज पब्लिक उसको भरोसा ऑलरेडी कर चुका है। बट प्राइवेट कार में जब हम लोग कहीं पर जाते हैं, तब हम लोग ड्राइवर अच्छा चूज करते कि नहीं चूज करते, प्लीज टेल मी। हेलो, तथा नवनील, प्लीज नंदिनी बोलो। जब हम लोग प्राइवेट कार चूज करके कहीं घूमने हाँ जाते सर। हैं,
हु इज द ड्राइवर, ये इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता? क्या भालो ड्राइवर नहीं था, बिकॉज हाँ जो मेरे सर। को है ना, जो मेरा ड्राइवर होगा, आप कोई बोलेगा सर नॉर्मल बस में चढ़ने के टाइम पे चेक करते हैं क्या? अरे सर वो तो पब्लिकली ऑलरेडी पास है, जो सारा दिन पब्लिक बस लेके इधर उधर कर रहे हैं वो नो डाउट अच्छा ड्राइवर, नो डाउट, चाहे वो पी के रहे बिना पी के रहे फर्क नहीं पड़ता, इज ए गुड ड्राइवर। लेकिन जब प्राइवेट ड्राइवर ढूंढते हैं ना, तो इन दैट केस हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, है ना, मार्केट में उसका गुडविल, मार्केट में उसका रेपुटेशन, या फिर खुद बात करके भी उसके बारे में, उसका हैबिट के बारे में कि भाई क्या वो ड्रिंक करता है ना, क्या वो नशा करता है, क्या उसका ड्राइविंग का हाथ अच्छा है, क्या तेज गाड़ी चलाता है कि नहीं चलाता, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चेक करते हैं सर। तो एग्जैक्टली फंड मैनेजर के बारे में जानना, इट्स लाइक दैट। तो इसके बारे में और क्या बताएं सर, ये तो बेसिकली कंपनी फंड मैनेजर के बारे में बात हो गया। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये देखो सर यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इस फंड का क्या है ये बताते वो लोग। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पराग पारिक में भी बताया कि एक मतलब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बता देता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब लॉन्ग टर्म में आपका फंड बहुत ज्यादा होगा, ये मेनली पर्पस है, ठीक है, ये इनका कहना है। अब ये इनका कहना सही है कि गलत है, उसको चेक करने के लिए आपके पास पैरामीटर है, आप उसको चेक करो, है ना। From a portfolio of equity-related security generally focused on few selected sectors. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. आपको कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगा बिकॉज ये हाई रिस्क फंड है। लेकिन अगर आप डेब्ट फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला फंड लेते हो, उस पर रिटर्न कम होता है, आपका 40 लाख का ऑब्जेक्टिव पूरा होने में समय लग जाएगा, है ना। याद है ना, आपका 40 लाख का ऑब्जेक्टिव है, 10 ईयर्स में आपको 40 लाख चाहिए। अगर आप डेब्ट फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड चूज करते हो जहाँ रिटर्न बहुत कम होता है, तो रिटर्न कम इसका मतलब रिस्क भी कम, लेकिन लो रिस्क में आप अपने ऑब्जेक्टिव में पहुंचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। बेंचमार्क यहाँ पर निफ्टी 200 है, अलॉटमेंट डेट यहाँ पर बताया, कितना एसेट मैनेज कर रहा है ये भी बताया, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बताया, स्टैंडर्ड डेविएशंस, यू ऑल नो दिस थिंग्स, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैसे चेक करना चाहिए, ठीक है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को कैसे चेक करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, कहाँ इन्वेस्ट करता है, ब्लेंड एंड ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जहां मार्केट में ग्रोथ है, जो स्टॉक में ग्रोथ है, ठीक है, और ब्लेंडेड मतलब वैल्यू और ग्रोथ मिला के, वैल्यू भी है ग्रोथ भी है। स्टॉक मार्केट फंडामेंटल में जब चेक होता है ना, जब किसी स्टॉक के बारे में हम लोग चेक करते हैं तो दो चीज चेक किया जाता है, एक को बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरे को बोलता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू मतलब समय लेगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में समय लिया जाता है, बट उसके बाद उसमें ग्रोथ आता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेटीएम अभी भी एग्जाम्पल के लिए रेडी नहीं है, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। एक कंपनी का नाम है आईचार मोटर, नाम सुने आप लोग? बोलो, आईचार मोटर का नाम सुने? इसका इसका एक पॉपुलर ब्रांडेड एक चीज है जो मार्केट में बहुत सेल होता है। सर रॉयल एनफील्ड, सर रॉयल एनफील्ड। आज के डेट में मोटरसाइकिल में सबसे हाई फाई है ना, मोटरसाइकिल में इंडियन मार्केट में रॉयल एनफील्ड का मार्केट सबसे हॉट है अभी, ये सुनो, मतलब लास्ट 5 साल से, तो मैं 5-7 साल से मैं रॉयल एनफील्ड का मार्केट में बहुत ग्रोथ देखा। am I राइट और रॉन्ग? आप लोगों का नजर और अच्छा होगा, बोलो सर। लास्ट 5 to 7 years रॉयल एनफील्ड के लिए मार्केट टॉप रहा कि नहीं? नहीं रहा। है सर। रॉयल एनफील्ड मार्केट में टॉप है। अब इधर देखो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ इसका। रॉयल एनफील्ड से पहले, ठीक है, लास्ट 7 साल से रॉयल एनफील्ड का मार्केट बढ़ा है। और आप भी देखो लास्ट 2013 से, ठीक है, बेसिकली 11-12 से स्टार्ट हुआ, लेकिन 13-14 से जो इसका पिकअप स्टार्ट किया सर, फिर ये कोरोना पीरियड इसको छोड़ो, ये देखो इसका शेयर कहां से कहां गया। अब इसका ग्रोथ देखो, मतलब इसी पीरियड में बिजनेस भी हुआ। मतलब अगर किसी ने भी ये स्टॉक 2011 में खरीदता, नवोनील जस्ट चेक इट, हाँ, 134 रॉयल एनफील्ड का एक शेयर का दाम, 100 टका 150 टका। तो इस टाइम पे ज्यादातर लोगों को क्या लगेगा
कि इसमें क्या ऐसा होगा। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल चेक करना आता था ना, बिजनेस के बारे में नॉलेज गैदर करना आता था, तो आप जरूर रॉयल एनफील्ड में इन्वेस्टमेंट करते। ऐसा और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। तो जो कोई भी उस टाइम पे 165 में इन्वेस्टमेंट किया था, अगर किसी के पास 1000 शेयर भी है, 1000 इंटू 165 कितना होगा सर? 16,500। आज कितना है इंटू 1000 करके देखो तो, কত হচ্ছে রে? तीन लाख, हाँ 3 लाख हो जाएगा तो नहीं? ठीक है, 3 लाख से भी थोड़ा ज्यादा। तो 30,82,000। कत? 30,82,000, हाँ मतलब 31 लाख टका। मतलब किसी ने अगर 2011-12 में 16,500 इन्वेस्ट किया था, तो लास्ट 5-7 साल में ये 3.5 लाख, सॉरी एक 31 लाख हो गया, 3.5 लाख नहीं 30 লাখ। একটু বেশি বলে দিলি না, 1000 ইন্টু 3000 30 লাখ হচ্ছে কি? हाँ सर, ওটা 1,65,000, 1000 into 165। ও আচ্ছা, 1000 ইন্টু 165, 1,65,000 হচ্ছে, 1000 ইন্টু 165 কি হলো? 1000 ইন্টু 165, 1,65,000। ও সরি সরি, ঠিক আছে, সরি সরি, আমি ওটাই ভেবে ভুল বলেছি। আর এটা কত বললাম? 3082 কারেন্ট রেট যেটা আছে ইন্টু 1000, 3082 তো এই ক্যালকুলেটরটা না খুব ভুলভাল করে আমার সাথে। হ্যাঁ 30 লাখ তো এখানেই হচ্ছে। সো আই হোপ বুঝতে পারলি তো, मतलब এখানে ভ্যালু ইনভেস্টিংটা কি হলো। मतलब देख, अगर तुम फंड में पैसा रखते हो ना, मतलब जो फंड, अब देखो म्यूचुअल फंड कंपनीज भी यही करता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। म्यूचुअल फंड कंपनी भी यही करता है, अगर उसको वैल्यू चाहिए और ग्रोथ चाहिए। अब ज्यादातर थोड़ा रिस्क फ्री होता है कि आपको ब्लेंडेड भी चाहिए होता है। सिर्फ ग्रोथ चूज करोगे, वैल्यू नहीं चूज करोगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाए, और सिर्फ वैल्यू चूज करोगे ना तो स्लो पड़ जाएगा। अब जस्ट से फॉर एग्जांपल आईचआर मोटर में अगर कोई 2008 से इन्वेस्ट करके रखा था, तब तो स्लो था बहुत ज्यादा। हेलो, 27, 28, हाँ काफी दिनों तक देखो स्लो है, इस पीरियड में ये बहुत स्लो है। तो इसमें क्या है ना, वैल्यू तो है इसमें, लॉन्ग टर्म में वैल्यू नजर आता है, वैल्यू रातों रात नजर नहीं आता, वैल्यू ओवरनाइट नजर नहीं आता, वैल्यू टेक टाइम। लेकिन फिर वैल्यू जब एक बार मार्केट में उसका चालू हो जाएगा ना सर, फिर देखो इसको रोकना मुश्किल हो गया। तो ये अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसी तरह से सोचता है ना, वो कब आपको रिटर्न देके चला जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और ऐसे चीज आप इंडिविजुअल लेवल में भी कर सकते हो। ऐसा कुछ स्टॉक आज भी मार्केट में है जो ऐसा करेगा या कर सकता है। जैसे रिसेंटली मेरा एक पीक था अदानी विल्मर, ठीक है, ये रिसेंट पीक था एक, मैं रिसेंटली एक इसको लिया, ये मैं 6 मंथ्स बेसिस में इसके बारे में सोचा था, ठीक है। 6 मंथ्स में ये स्टॉक मैक्सिमम हमने 230 में परचेस किया था, 230 250 में, और 250 से ये स्टॉक विद इन 6 मंथ्स 700 800 इवन 800 भी किसी किसी ने सेल कर दिया। ऐसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, ठीक है। ये एक मेरा पिक था खुद का। और एक था सर लास्ट, एक बहुत अच्छा स्टॉक था कैम्स बोल के, ठीक है। ये मैंने 2 इयर्स बैक का बात कर रहा हूँ। ये मैंने खरीदने के लिए बोला था 1200 में, इस टाइम पे 1200 या 1400 में आया था, ठीक है। और मैं एकदम श्योर शॉट था बिकॉज ये म्यूचुअल फंड कंपनीज का, ये कैम्स क्या करता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज का डेटा मैनेज करता है, ठीक है, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। और ये लास्ट एक साल में 3750 तक गया था सर, 3700। तो 1200 के बाई करके 3700, सो जस्ट यू कैन इमेजिन नाउ कि कितना रिटर्न 2 इयर्स में इन लोगों को मिला होगा, जिन लोगों ने भी इस बात को समझा था, ठीक है। ऐसा और भी कुछ है, एक था आपका, ये तो कैम्स हो गया, एक आपका रिसेंटली अदानी विल्मर हो गया,
ये मेरा टॉप पिक में से रहा है सर, जो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, चाहे वो 6 मंथ्स का होराइजन हो या फिर 2 इयर्स का होराइजन हो। और एक था सर एमटर टेक्नोलॉजीज बोल के एक था, वो भी मुझे याद है, मैं क्लास में डिस्कस किया था। ये स्टॉक, ये भी भयंकर मतलब ग्रोथ दिया था सर। ये स्टॉक मोटा मोटी वही 1000 के आसपास में आया था, ठीक है, किसी किसी ने 900 950 में लिया था, और देखो सर टॉप गया था 2300 2400 में, ठीक है। ये टेक्नोलॉजिकल एक कंपनीज है, रॉकेट वगैरह का काम ये सब करता है, थोड़ा यूनिक था, बट अभी देखो अभी थोड़ा डाउन है, बिकॉज उतना कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है, ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया। ऐसा और भी है, बट कहने का मतलब यही है सर कि आपका टाइम पीरियड क्या है, कितना दिन का देखना चाहते हो, ठीक है, कितना, जैसे ये तो ज्यादा दिन हुआ नहीं सर, ये जो एमटर है ये 1 2 1.5 साल आया है सर, ठीक है। अब देखना ये सर कि 1 साल में आप कब इन्वेस्ट करते हो। अब ऐसा ही म्यूचुअल फंड कंपनी का भी सेम बात है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी किस पीरियड में इन्वेस्ट करता है। एमटर टेक्नोलॉजी जब आया तब इन्वेस्ट किया 1000 में, या फिर जब एमटर टेक्नोलॉजी 2700 में चल रहा था तब इन्वेस्टमेंट किया। अगर तब इन्वेस्ट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो आपको अर्निंग दे देगा, और फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में है तो एवरेज करके थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी रिटर्न आपका है, ठीक है। सो एग्जैक्टली एक स्टॉक इन्वेस्टर जैसे सोचता है, आपको म्यूचुअल फंड में भी वैसा ही सोचना है। बेसिकली म्यूचुअल फंड मैनेजर भी वही सोचता है कि वो क्या सोचता है, यही सोचता है और कुछ नहीं सोचता। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आइडेंटिफिकेशन करते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, आपको समझ में आएगा, मैं बाकी बात कर चुका आपके साथ, ठीक है। कितना एसेट मैनेज करना है ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे ये फंड देखो 29,500 करोड़ का मैनेज कर रहा है, ठीक है, इट्स अ लार्ज फंड, ठीक है। ये लार्ज फंड है फ्रॉम द एएमसी पर्सपेक्टिव, हाउ लार्ज इज दिस फंड, to figure that you need to look at the AMC overall AUM, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ओवरऑल AUM कितना है इसका, AUM एंड AAUM, AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट और AAUM मतलब एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो सर, as you can see Kotak AMC has AUM asset under management है 1.5 lakh crore, which makes the standard equity fund about 18% of overall AUM। इसमें इक्विटी में है देखो 4 लाख करोड़ समथिंग, ठीक है। अब कहने का मतलब वही है कि जब टोटल 1.5 लाख में से आपके पास 40,000 करोड़ समथिंग, ठीक है, ठीक है, 40 लाख समथिंग, सॉरी 40 लाख नहीं, कितना हो जाएगा ये 1.5 लाख करोड़ में से सिर्फ आपका इसमें कितना है 4 लाख, ये बेसिकली ऐसे रुपीज इन लाख है, 40 लाख, ठीक है। 1 करोड़ में से 40 लाख सिर्फ इक्विटी में है, मतलब अच्छा खासा वेटेज दिया है, बाकी पैसा दूसरे जगह में है सर, लिक्विड में है, गिल्ट में है, ये क्या था मैं बताया आपको, हाइब्रिड स्कीम में कुछ है, इंडेक्स फंड में भी पैसा है इनका, ठीक है। मतलब 1.5 लाख करोड़ टोटल इनके पास है, कोटक के पास, उसके अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 40 लाख है, मतलब कोटक अपना 1 करोड़ में से 40 लाख इक्विटी में लगाना पसंद करता है, ठीक है। बाकी लिक्विड फंड में भी है, गिल्ड फंड में है, ठीक है, ये लेसेस में है, हाइब्रिड स्कीम में है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड में है, इंडेक्स फंड में है, गोल्ड ईटीएफ में है। ईटीएफ के बारे में एक स्पेशल क्लास में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, बट बाकी सब मैं बोल दिया सर, बाकी सब फंड के बारे में डिस्कस हो चुका है, आप लोग चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, लिक्विड फंड, ठीक है, गिल्ड फंड, हाइब्रिड स्कीम्स, ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये एक चीज आपने देखा कि किस तरह का वो टोटल जो फंड मैनेज करते हैं उसका कितना पैसा वो मार्केट में इक्विटी कैटेगरी में डाला है, जब आप इक्विटी को चूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मॉर्निंग स्टार वेबसाइट से है कि रिटर्न मतलब अपने कैटेगरी से इसका रिटर्न का कितना है सर, मतलब सिमिलर फंड मार्केट में लास्ट 3 साल के हिसाब से कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, और अगर आप बीटा वगैरह भी चेक कर रहे हो, यू कैन चेक इट हियर, देखो सर अल्फा बीटा, ठीक है, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशंस, ठीक है। आर स्क्वायर जो है सर, ये बेसिकली रिटर्न का जो कैटेगरी वाइज कॉन्सेप्ट है उसको बताते हैं, मैं आर स्क्वायर के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आर स्क्वायर क्या काम करता है, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉइंट यार कि आप अल्फा बीटा भी चेक करो, ठीक है, कैटेगरी के साथ आपका फंड का,
तो ये देखा गया है कि ये बेसिकली एक एवरेज, ये जो कोटक का फंड है ये 3 साल में एवरेज रिटर्न दिया है, ठीक है। अब 5 साल का भी कैटेगरी है आपके पास, ठीक है, 5 साल में भी आप चेक कर सकते हो। सो यू हैव ऑप्शंस, यू कैन चेक इट, ठीक है, आप चेक करो, कंपेयर करो, 3 साल के बेसिस में अगर आप चेक करोगे तो भी आप देख सकते हो। द फंड स्टैंडर्ड डेविएशंस 20.58%, दिस सजेस्ट द फंड कैन फ्लक्चुएट 20.58% अप और डाउन ओवर 3 इयर्स, मतलब 3 साल में 20 से 21% अप या डाउन हो सकता है, यही डेविएशन का मतलब है। If you look at from a risk perspective, this is one nice since it indicates the fund is slightly better compared to the category, मतलब रिस्क है 3 साल में 20-21% अप डाउन हो सकता है। अगर आप 5-10 साल का एसडी देखते हो, ठीक है, तो वो 18.39 या फिर 17.42 है, मतलब 5-10 साल में इसका डेविएशन थोड़ा सा कम है कंपेयर टू 3 साल का डेविएशन थोड़ा हाई है, ठीक है। कैटेगरी का डेविएशन के साथ कंपेयर करो कि बाकी सिमिलर कैटेगरी का एवरेज करके कितना डेविएट किया और आपका फंड कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार के साइड से आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। लुक एट द शार्प रेशियो एज वेल, आप शार्प रेशियो को भी चेक करो। Sharp ratio as well, in this case Sharp ratio is negative, which means either the risk free return is higher compared to the portfolio return। अब आप Sharp ratio भूलना नहीं है सर, मैंने रिसेंटली आपको Sharp ratio पढ़ाया, ठीक है। तो चेक Sharp ratio विद द कैटेगरी, ठीक है, अल्फा बीटा चेक करो, सेंसिटिविटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके आपको हर एक पैरामीटर देखना चाहिए। फिर आता है रिटर्न का एरिया, रोलिंग रिटर्न चेक करो आप, ठीक है। रोलिंग रिटर्न क्या है, यू ऑल नो, अगर भूल चुके तो एक बार प्लीज रोलिंग रिटर्न भी देखो, CAGR भी देखो, ठीक है। नोट्स के अंदर मैंने यहाँ पर रोलिंग रिटर्न का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है सर, ठीक है, 3 साल का रोलिंग रिटर्न है, ठीक है, 3 साल का रोलिंग रिटर्न है, ये देखो सर। अब यहाँ पर आप चेक, रोलिंग रिटर्न सबसे बेस्ट होता है, CAGR से भी रोलिंग रिटर्न बेस्ट होता है, ठीक है। और क्या है मैंने ऑलरेडी बता चुका। तो रोलिंग रिटर्न क्या है, आप उसके लिए रोलिंग रिटर्न का क्लास चेक करो, और अगर आप यहाँ पर इस तरह से रोलिंग रिटर्न चेक कर सकते हो। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का एवरेज रोलिंग रिटर्न निफ्टी 200 का देख सकते हो आप, ठीक है। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, लेस देन 0 to 10% कब कब रहा है, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। और ये डेटा कब से कब तक का है, ये बेसिकली ओवरऑल 2013 से लेकर अभी तक का है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर साल के लिए देखना चाहते हो वो भी आपको कंपनी के साइड से मिल जाता है, ठीक है सर। रोलिंग रिटर्न, ठीक है, CAGR से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसी तरह से 3 साल का सिमिलर वे में रोलिंग रिटर्न ग्राफ, ये आपका हो गया 5 साल का, चेक करो, इससे आपको पता चलेगा कि फंड का परफॉर्मेंस लेवल, ठीक है, फंड का परफॉर्मेंस लेवल। और फिर आता है ट्रेलिंग रिटर्न्स, ठीक है, जैसे रोलिंग रिटर्न है वैसे ट्रेलिंग रिटर्न भी मैंने पढ़ाया था। तो रोलिंग रिटर्न एज वेल एज ट्रेलिंग रिटर्न दोनों चेक करना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर आप S&P BSE 500 इक्विटी मल्टी कैप रैंक विद द कैटेगरी एंड नंबर ऑफ फंड्स इन कैटेगरी। अब रोलिंग रिटर्न ट्रेलिंग रिटर्न दोनों चीज आप देखो कि ट्रेलिंग रिटर्न मतलब लास्ट में कितना रिटर्न कौन जनरेट करके दे रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये ओवर परफॉर्म्ड है कि अंडर परफॉर्म्ड है, ये भी आपको हेल्प करता है। और फिर आते हैं रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स, और जब आप रिस्क रिटर्न देखते हो तो रिस्क रिटर्न में आपको चेक करना चाहिए सॉर्टिनो एंड कैप्चर रेशियो, ठीक है। रिस्क रिटर्न में आपको देखना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन से एक आपका रिस्क रिटर्न हो गया, और एक आपका हो जाता है शॉर्टिनो एंड कैप्चर रेशियो, ये जो मैं आपको लास्ट दिन सिखाया था। अगर लास्ट क्लास याद है तो आपको याद होगा कि जब फर्म मतलब ओवरऑल अपसाइड होता है मार्केट में, तब आपका फंड कितना कवरेज देता है और डाउन साइड जाने में आपका कितना कवरेज देता है। अगर इंडेक्स 100% कवरेज देता है तो आपका फंड अगर डाउन साइड में 90% कवरेज कर सकता है तो ये अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। सो कैप्चर रेशियोज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंड। अब इसके लिए आपको मैं फिर से एक चीज बोलूंगा, कैप्चर रेशियो क्या है ये आपको एक बार फिर से रीड कर लेना चाहिए अगर आप भूल चुके हो, ठीक है। कैप्चर रेशियो एज वेल एज शॉर्टिनो। सर तो बेसिकली आज मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने किसी भी मैटर में आपको डिटेल्स नहीं बोला, क्यों, बिकॉज डिटेल्स बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैंने सारा पॉइंट बात कर दिया था। बस आपको लाइन बाय लाइन एक के बाद एक चीज देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं कैप्चर रेशियो में बात करूं, downside capture ratio the fund has managed to capture 90% of the benchmark downside which is good, लेकिन this is a reflection of better risk management। मतलब जब मार्केट 100% में गिरता है आप 90% गिरते हो, मतलब मार्केट से आप अच्छे हो। इंडेक्स लाइक निफ्टी है ना, निफ्टी 100% डाउन जाएगा तो आप 90% डाउन जाते हो। अपसाइड में ये थोड़ा सा खराब है, निफ्टी अगर 100% बढ़ता है तो आप 94% बढ़ते हो। कैटेगरी के साथ कंपेयर करो, जब मार्केट 100% गिरता है तो कैटेगरी 97% गिरता है। इसका मतलब कैटेगरी फंड से आप अच्छे हो,
बट कैटेगरी फंड अप साइड में से आप अच्छे हो, मतलब कैटेगरी से आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, इंडेक्स से आपका परफॉर्मेंस ये है, तो कैप्चर रेशियो आपको ये समझाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप साइड भी देखा जाए 10 साल के बेसिस में, जब मार्केट 10 साल में 100% अप हुआ है, ठीक है, इंडेक्स, तो आप 90% अप हो, तो मतलब आप ऑलमोस्ट इंडेक्स के साथ ही रहे हो। बट जब मार्केट 100% नीचे गिरा है तब आप 87% नीचे गिरे हो, मतलब ये भी अच्छा है। लेकिन मार्केट वहां पर बाकी कैटेगरी 95 97, मतलब रिस्क मैनेजमेंट में ये जो पर्टिकुलर फंड है बहुत ही अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। रिटर्न जनरेटर में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट रिस्क मैनेजमेंट में अच्छा है, मतलब आपको डुबाया नहीं, ये इस फंड का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सारा पैरामीटर देखना चाहिए कि किसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, किसका रिटर्न अच्छा है, किसका फंड मैनेजर अच्छा है, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डिफर कर रहा है, ठीक है। ये सभी चीज जब आपके साथ प्रॉपरली मैच करता है, उसके बाद आपको फंड में जाना चाहिए, और फिर आप चाहे ज़ीरोधा हो चाहे आप स्टॉक्स हो, जहां पर भी आपका अकाउंट है, ठीक है, ज़ीरोधा कॉइन हो, ठीक है, आप वहां पर जाओ, डायरेक्टली खुद के लिए करो। और जब आप किसी के लिए रेफरल का काम करते हो या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम कर रहे हो, तो भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके भी काम करो और दूसरे को बताओ कि कौन सा फंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है सर, अपना रिसर्च बढ़ाओ, मार्केट नॉलेज बढ़ाओ, बिकॉज एक म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज लेने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड इज देयर, इसमें पूरा इकोनॉमी है सर, पूरा इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेब्ट फंड बताऊंगा, ठीक है, कि हाउ टू चेक डेब्ट फंड, मतलब डेब्ट फंड चूज करने के टाइम पे आपको क्या क्या पैरामीटर चेक करना चाहिए, ऐसे मैं ऑलरेडी बता के आया सर, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता के आया। डेब्ट फंड बताऊंगा और फिर एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना सिखाऊंगा और एक स्मार्ट बीटा के बारे में बताऊंगा, और एक छोटा सा चीज मुझे बताना है, ईटीएफ के बारे में थोड़ा बताना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होता है, ठीक है। बस इतना हो जाए तो म्यूचुअल फंड कंप्लीट है सर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्लास लगेगा सर, फिर म्यूचुअल फंड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड में एक्सपर्टीज आ जाने के लिए जितना जरूरी नॉलेज है मैं आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। आज इतना ही है सर, बोलो समझ में आया सर, इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना चाहिए एंड ऑल। चौथा नंदिनी হ্যাঁ স্যার नामोनी बोझा कैसे, हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, घर पे देखो थोड़ा नील, ठीक है, घर पे देखो। अच्छा नोट्स नहीं है आप लोगों के पास, म्यूचुअल फंड का नोट्स मैं जल्दी देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन तब तक क्लास आप रिवाइज करते रहो, मैं बहुत जल्दी नोट्स शेयर करूँगा आपको, ठीक है। टाटा फिर, গুড নাইট স্যার, রাখলাম। ओके गुड नाइट, রাখছি স্যার। हाँ टाटा, Bye बाय सर।